और मेरा काम ये था कि 1000 करोड़ रुपए के प्रति प्रोजेक्ट में जो डिले हो रहा है उसको मैं निर्णय कराऊं। ये काम मुझे दिया गया उससे। और जब मैं कोल सेक्रेटरी बना तो मैंने खुद देखा कि गलतियां हुई हैं। ये कहना गलत होगा कि गलतियां नहीं हुई, गलतियां हुई, लेकिन जो स्कैम का उसे नाम दिया गया वो गलत है। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि करप्ट लोगों की तरफ तो भागो, उनको बंद करो, लेकिन उससे बेहतर यह है कि व्यवस्था ऐसी बनाओ कि करप्शन हो ना। आईएएस की कोचिंग को एक धंधा बना के रख लिया गया है। मेरा व्यक्तिगत इसमें मत यह है कि कोचिंग से ना आदमी आता है ना आता है। कोचिंग डजंट मेक एनी डिफरेंस। व्हाट मेक्स अ डिफरेंस इज गाइडेंस। अभी तक किसी ने रिसर्च नहीं की, रिसर्च करनी चाहिए। कितने लोग कोचिंग करके आए सर्विस में, कितने लोग बिना कोचिंग के आए, ये होनी चाहिए रिसर्च। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। मैंने 3 दिन कोचिंग अटेंड की और 3 दिन में मुझे समझ में आया मुझे इससे कुछ नहीं मिला। और वो आज तक मेरी समझ है कि इसमें आप अगर पढ़ने की जरूरत पड़ रही है किसी को कोचिंग के माध्यम से, तो इसका मतलब उसमें मटेरियल नहीं है, गाइडेंस जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम सुशील सिंह है और आप देख रहे हैं इक्वलेस। आज हमारे साथ अनिल स्वरूप जी, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, लेखक भी हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जन्मे अनिल स्वरूप जी 1981 में ये आईएएस अधिकारी बने थे। अपने 38 साल के लंबे और शानदार करियर में उन्होंने कई अहम पदों पर काम किया, जैसे स्वास्थ्य बीमा योजना जो थी RSBY, जिसको अब आयुष्मान योजना कहते हैं, ऐसी योजनाओं को लागू करने का, और जो गरीब के पास योजनाओं का लाभ पहुंचे उसका इन्होंने विशेष रूप से ध्यान रखा। तो वो केवल बनाते नहीं थे कि योजना नहीं लानी है, उसका जो कतार में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति है उस तक उसका लाभ कैसे पहुंचे, इसका भी ध्यान रखते थे वो। इन्होंने कोयला मंत्रालय में अपनी सेवाएं दी। कोयला घोटाले के तुरंत बाद की स्थिति को उन्होंने संभाला। इसके अलावा सर स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव थे। उस दौरान उन्होंने शिक्षा की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसको सुधारने के लिए पब्लिक प्राइवेट साझेदारी की कोशिशें करी। कई ऐसे उन्होंने उदाहरण बताए जहां पर उन्होंने कहा कि थोड़े से प्रयास से बड़े परिवर्तन हुए। स्वरूप जी ने नीतिगत बदलावों के लिए कई बार इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया टुडे, ऐसी बहुत सारी प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म पे उनकी किताबें लिखते रहते हैं, वो उनके आर्टिकल छपते रहते हैं और कई जगह उन्हें सम्मानित भी किया गया है इसके लिए। 3 किताबों के लेखक हैं, नॉट जस्ट अ सिविल सर्वेंट, द एथिकल डिलेमास ऑफ अ सिविल सर्वेंट, और तीसरी किताब नो मोर अ सिविल सर्वेंट। चौथी भी किताब है जिसमें वो ये बताते हैं कि पॉलिटिशियन से डील कैसे किया जाता है। जिस तरह से इन्होंने पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ अपने 38 साल बिताए हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में, वो जो नए बच्चे आईएएस बनना चाहते हैं या जो काम ऑलरेडी कर रहे हैं, उन सभी के लिए उदाहरण है। इसके पहले मैंने प्रकाश सिंह सर जी को इंटरव्यू करा था और उनके बाद इनको मैंने इंटरव्यू करा है। दोनों में एक तरह की समानताएं हैं, दोनों इनकरप्टेबल हैं। दोनों ने यही कहा कि मैं इनकरप्टेबल होने के बावजूद भी मुझे ना मेरी प्रमोशन में समस्या हुई, ना मुझे कभी किसी ने प्रेशर डाला, ना मुझे कभी किसी ने कुछ कहा। इन्होंने ये समझाया कि ईमानदारी से भी अधिकारी बना जा सकता है। इन सर से बातचीत करके, सर का जो अमेरिका में बर्कली में जो उनका अनुभव था उस पर भी हमने चर्चा करी। वहाँ पे उन्होंने एक बहुत शानदार एक डिस्कशन किया था डॉक्टर लेवाइन के साथ में। आइए बात करते हैं और समझते हैं कि सर किस प्रकार से उन्होंने पिछले अपने 38 साल निकाले हैं। सर से ही समझते हैं। सर, एक आपने लेक्चर दिया था फरवरी 27, 2024 को बर्कली में, ऑन रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन फॉस्टरिंग इंडियाज असेंट। इसके बारे में जरा बताइए प्लीज। डॉक्टर लेवाइन जो थे वो शायद आपसे बात कर रहे थे। There is a general understanding world over कि India is growing and growing pretty fast, and there's a bright future ahead of it. So the question was, should the bureaucracy also evolve along with it? And my answer to that was yes, it should. It had lived in a slightly different way in the immediately after independence, and it has evolved a bit, but it needs to evolve much more in the context of being able to take the stakeholders along with them. First of all, when a decision gets taken. मेरा उसका उत्तर
काफ़ी लंबा था, काफ़ी समय तक उस पर चर्चा हुई। तो मैंने सर्वप्रथम ये कहा कि ब्यूरोक्रेसी का रोल इवॉल्व तो हो ही रहा है। जो ब्यूरोक्रेसी शायद 50वें या 60 के दशक में थी, और जो ब्यूरोक्रेसी 90 के और इस मिलेनियम में रही है, उसमें भिन्नता है, लेकिन उसमें परिवर्तन की निरंतर आवश्यकता है। किसी भी संस्था को जो परिवेश है उसको समझते हुए इवॉल्व करना आवश्यक है, बोथ इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक्स जो हो रहा है आसपास, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे सोशल डेवलपमेंट हो। उदाहरण के तौर पर, जब इंडिपेंडेंस हुई थी उस समय ऑब्जेक्टिव्स थोड़े डिफरेंट थे, इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स अलग थी। पहला जरूरत ये थी कि कंट्री को एक साथ रखा जाए, फोकस वाज ऑन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, पार्टीशन हुआ था। और कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो अब थोड़ा परिवर्तित होता जा रहा है धीरे धीरे। जैसे 90 के दशक में जब इंडिया ने डिसाइड किया कि वो अपनी इकोनॉमी को ओपन करेगा, तो वो जो नया इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट आया, उसमें ब्यूरोक्रेसी का रोल फ्रॉम प्योरली अ रेगुलेटर टू ए फैसिलिटेटर इन डेवलपमेंट का बना। वो रोल कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, और उसी वजह से कुछ प्रगति हुई, कुछ नहीं हुई। कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आज की तारीख में भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये मानना था कि स्पेशली फॉर द IAS ऑफिसर शुड बी लीडर्स, और शायद ना तो सिलेक्शन में, ना उनकी ट्रेनिंग में ये बताया जाता है, समझाया जाता है या देखा जाता है कि इनमें लीडरशिप क्वालिटी है नहीं। वो परीक्षा तो अच्छी दे लेते हैं, उत्तर भी अच्छा लिख लेते हैं, और अच्छे नॉलेज हो जाती है उनको, बट लीडरशिप के ट्रेट्स बिल्कुल अलग हैं। तो मैंने एक पुस्तक लिखी है, एथिकल डिलेमास ऑफ अ सिविल सर्वेंट। उसमें एक चैप्टर में मैंने स्पष्ट रूप से इसको बताया है कि पहला तो चयन में यह प्रयास होना चाहिए कि लीडर्स को चयनित करें, क्योंकि बदलते परिवेश में जो कार्य है, स्पेशली टॉप ब्यूरोक्रेसी का, वो लोगों से काम कराना है, और उसके लिए लीडरशिप क्वालिटी होना जरूरी है। कई सिविल सर्वेंट्स हैं जो बन जाते हैं, नेचुरली लीडर बन जाते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बट majority of them do not have either the initial, during the selection process ये देखा गया हो कि वो लीडर हैं या नहीं है, या फिर लेटर ऑन की ट्रेनिंग में भी इसको विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। सर, मैंने इलाहाबाद में रह के पढ़ाई करी है। इलाहाबाद में IAS की तैयारी का माहौल है, PCS का माहौल है। तो वहाँ पे मुझे अभी भी याद है कि मेंस में अगर अच्छे नंबर आ गए आपके, मतलब अगर हम रिटन टेस्ट बढ़िया से दे दिया, तो इंटरव्यू में तो आप कुछ ना कुछ पोजीशन आपको जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में मिल ही जाती है। उसके चक्कर में जो ये बहुत बड़ा सवाल आप खड़ा करें लीडरशिप का, वो आता ही आता है, क्योंकि मुझे भी पता है मेरे ही आसपास के सीनियर्स से सिलेक्ट हो जाते थे, और हम लोग बोलते थे यार ये मतलब खाली पढ़ते ही रहते थे और कुछ तो करते नहीं थे, ये दिन रात सुबह शाम पढ़ते रहते थे। तो वो जो चहुमुखी विकास होना चाहिए किसी भी व्यक्ति का IAS बनने के लिए, वो थोड़ा मैं कम सहमत दिखता है। मैं पूर्णतः सहमत हूँ आपसे। जी जी जी। मेरा भी ये मानना है कि जो चहुमुखी विकास व्यक्तित्व का होना चाहिए, व्यक्ति से ज्यादा व्यक्तित्व का, जो कि एक आवश्यक है IAS ऑफिसर के लिए, वो शायद नहीं हो पाता मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। और तभी कई तो लीडर बन जाते हैं उसमें, क्योंकि कुछ में होता है, इनहेरेंट क्वालिटी होती है, कुछ अपने आप सीखते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर में समस्या आने लगती है कि वो अपने एरिया में शायद उतना वो उस तरीके से काम नहीं करते हैं जो कि एक लीडर को करना चाहिए। आपकी ये बुक जो आपने अभी इसके अभी भी चर्चा करी, इस बुक पे मैं रिव्यूज़ पढ़ रहा था, तो कुछ बच्चों जो IAS की तैयारी करते हैं उन्होंने लिखा क्या किताब लिखी है, लेकिन जो नहीं करते उन्होंने लिखा यार ये तो बहुत ही ज़्यादा वो है, मतलब इट हैज़ लॉट ऑफ डिटेल्स ऑफ who you want to be, what do you want to do once you become an IAS officer, what about before that, कि लीडरशिप क्वालिटी तो पहले से आएगी ना। नहीं, पुस्तक लीडरशिप पे नहीं है। जी जी जी, नहीं, जैसे उसमें वो लोग कह रहे हैं कि आपकी जो किताब वो सही कह रहे हैं, क्योंकि जी, इस किताब का उद्देश्य सिविल सर्वेंट था, इसका टारगेट सिविल सर्वेंट है, इसका टारगेट लीडरशिप नहीं है। मेरा उसका थ्रस्ट ये है किताब का कि अगर एक IAS ऑफिसर चाहे तो एथिकली रह सकता है, और मैंने इस किताब में यह भी स्थापित करने का प्रयास किया है कि अगर उसका कॉन्डक्ट एथिकल है तो अल्टीमेटली वो सक्सेसफुल होगा, ना केवल अपनी सर्विस में, रिटायरमेंट के बाद भी उसे याद रखेंगे। ये मैंने थ्रस्ट दिया है। सामान्य धारणा ये होती है कि सिर्फ डिसऑनेस्ट आदमी थ्राइव कर रहा है, ऑनेस्ट आदमी परेशान है। मैं उसको डिस्प्रूव करना चाह रहा हूं इस पुस्तक के माध्यम से कि जरूरी नहीं है। ऑनेस्ट आदमी भी थ्राइव कर रहा है, लेकिन ऑनेस्टी के साथ एफिशिएंसी भी जरूरी है। ये बात मैंने पुस्तक में स्पष्ट रूप से लिखी है कि खाली ऑनेस्टी से काम नहीं चलेगा। खाली ऑनेस्ट आपको सरकार पैसा इसलिए नहीं देती है आप खाली ऑनेस्ट रहें। ऑनेस्ट तो आपको होना ही है। ऑनेस्टी इज अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर एन ऑफिसर टू बी सक्सेसफुल। ही हैज टू बी एफिशिएंट। सो एफिशिएंसी भी जरूरी है। तो मैंने ये कहा कि अगर आप ऑनेस्ट एफिशिएंट हैं तो कई ऐसे अधिकारी हैं जो कि सक्सेसफुल हुए हैं, आज भी लोग उनकी तारीफ करते हैं। तो ये कहना गलत होगा कि ऑनेस्ट ऑफिस सफर करता है।
और ये भी कहना गलत होगा कि डिसऑनेस्ट ऑफिसर नहीं सफर करता है। मैंने उदाहरण दिया है कि 2 चीफ सेक्रेटरी यूपी के जेल गए, तो ऐसा है कि वो सफर करते हैं। तो ये जो धारणा सामान्य रूप से होती है लोगों में कि साहब ऑनेस्टी इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। इट कैन बी डन, इट शुड बी डन, एंड इट शुड बी डन बिकॉज इट कैन बी डन। अगर सिर्फ खाली एक ये कॉन्सेप्ट होता कि ऑनेस्टी इज अ गुड पॉलिसी, तब तो सिर्फ एकेडमिक डिस्कशन होता। मेरा कहना है ऑनेस्टी इज अ प्रैक्टिकल पॉलिसी। अगर आप ऑनेस्ट जीवन व्यतीत कर रहे हैं और साथ साथ एफिशिएंट हैं, तो आप सक्सेसफुल होंगे और आपको एडमायर किया जाएगा, आपकी वक़्त मानी जाएगी। सर एक बात बताइए, जैसे मेरे एक मित्र हैं, वो भी अधिकारी हैं, तो वो कह रहे थे कि जब उनके यहाँ कोई मिनिस्टर आता है, तो ये नाम भी नहीं बताऊंगा, पद भी नहीं बताऊंगा, ठीक है, कहते हैं कोई मिनिस्टर उनके यहाँ आता है तो उसको एक्सपेक्ट करता है इनसे कि ये वो तंबू गड़वाएंगे उसके लिए, उसकी बेसिक एक्सपेक्टेशंस है, लोगों को बुलाएंगे, उसका भाषण होगा जहाँ पे भी इनका वो है जो कार्यक्षेत्र है उसमें। अब ये कह रहे थे कि मुझे यार बताए, कहते थे मुझे कि यार 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए खर्चा है, कहाँ से लाऊंगा मैं ये पैसा। मैंने 38 साल सेवा की, जी। मुझसे तो किसी ने नहीं कहा ये। अब आप अपने मित्र से पूछिए उनसे क्यों कहा, उसका कारण मैं बताता हूँ। नेता बड़ा परसेप्टिव होता है, वो देख ले अधिकारी क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। उसको पता है मेरी पूरे 38 साल के कार्यकाल में 12 साल के इनिशियल पीरियड जब मैं थोड़ा प्रेशर में रहता था, उसके बाद किसी नेता, किसी अभिनेता, किसी राजनेता ने मुझसे कोई गलत काम नहीं कहा और मुझे अच्छी पोस्टिंग मिली। प्रमोशन के लिए नहीं प्रेशर डाला? कभी नहीं। अच्छा जी। कभी नहीं। मैं स्पष्ट बता रहा हूं ना, मैं आपके सामने बैठा हूं और मुझे जो एक ब्यूरोक्रेट को अच्छी पोस्टिंग चाहिए वो मिली। अच्छा। तो ये कहना गलत है। देखिए हम अक्सर क्या करते हैं, बड़ा आसान है ना, एक शेर है जो गालिब के लिए कहा जाता है लेकिन है नहीं गालिब का, उम्र भर यही भूल करता रहा गालिब, धूल चेहरे पे थी आईना मलता रहा। आप मलते रहिए आईना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परिस्थितियां बिल्कुल परिपक्व अच्छी हैं, नहीं, परिस्थितियां जो है वो है। मेरा मानना है कि परिस्थितियों को तो आप कुछ कर नहीं सकते, नेता जो है वो है, आप अपना तो कर सकते हैं। मेरा स्पष्ट मानना है, कम से कम IAS ऑफिसर के लिए, अगर आप अपनी रेपुटेशन बनाते हैं कि ऑनेस्ट और एफिशिएंट है, तो आपसे कोई आसानी से गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि हर सरकार काम चाहती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपने आप को ऑनेस्ट समझ लेते हैं, पूरी दुनिया को डिसऑनेस्ट मान लेते हैं, और फिर हम किसी का ना कोई काम करते हैं ना किसी से बात करते हैं। ये गलत है। अच्छा, ऑनेस्टी की एक्टिंग करना गलत है, आप ये कह रहे हैं? देखिए ऑनेस्टी एक्टिंग नहीं, आप हैं ऑनेस्ट। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं डाउट नहीं कर रहा हूं आपकी ऑनेस्टी को, मैं नहीं कह रहा हूं आप बन रहे हैं ऑनेस्ट, आप ऑनेस्ट हैं, लेकिन ऑनेस्टी के साथ अगर आप काम नहीं करेंगे ग्राउंड पर, एफिशिएंसी जो बोल रहा है, बड़ा सिंपल है इसको। हम लोग जबरदस्ती से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सिंपल क्या है? मेरा फॉर्मूला था कि अगर कोई नेता या कोई भी व्यक्ति मुझसे नियम के विरुद्ध काम कहता है, लॉ नियम का, तो मैं उससे पोलाइटली मना कर दूंगा, ठीक है। अगर वो नियम के विरुद्ध, नियम के तहत है, तो उसका तुरंत काम करके उसको इन्फॉर्म कर दूंगा। देखिए ये काम नहीं करते हम ज्यादातर। ब्यूरोक्रेसी बदनाम क्यों है? ब्यूरोक्रेसी इसलिए बदनाम नहीं है कि गलत काम नहीं करती, ब्यूरोक्रेसी बदनाम इसलिए है कि सही काम की फाइल पे भी बैठ जाती है। तो मैं अक्सर अपने साथियों से पूछता हूं कि गलत काम बिल्कुल मत करो, लेकिन सही काम तो तुरंत करो। क्यों आदमी को आपसे आके बार बार मिलना पड़ रहा है उसी काम के लिए जो जायज काम है? कितना काम जायज है? मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये बताता है कि आपके पास जो आ रहा है उसका आप जायज काम कर दीजिए, आपको प्रॉब्लम सामान्य रूप से नहीं आएगी जीवन में। हम क्या समझते हैं? 2 साइकोलॉजिकल फीलिंग्स हैं। एक तो ये कि जो आदमी मुझसे मिलने आ रहा है वो कोई गड़बड़ होगा, मेरे में थी, मेरे में ये धारणा थी नेताओं के बारे में कि शुरू में जब नेता, मेरी जो अंतिम पुस्तक है एनकाउंटर विद पॉलिटिशियंस, उसमें मैंने लिखा है कि शुरू में 10-12 साल में मैं हर नेता को बदमाश समझता था। तो मेरी प्रेजुडिस थी उसके अगेंस्ट, जो कि गलत थी। वो भी इस परिवेश में रहते हैं, इसी समाज में रहते हैं, उनकी सीमाएं हैं, उनकी मजबूरियां हैं, वो अपनी बात मुझसे कहेगा ही आकर। अब अगर वो मुझसे सही बात कह रहा है और मैं प्रेजुडिस हूं, तो मैं उसको भी गलत मानूंगा। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ, इतना अच्छा फीडबैक मुझे नेता से मिलता था, और मैंने काम भी ऐसे ऐसे नेताओं के साथ किया, अच्छे भी थे खराब भी थे, वो समाज के अंग है। अब मैंने कल्याण सिंह जी के साथ काम किया, मुख्यमंत्री थे, फाइनेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन्स, लीडर तो थे ही। उसके बाद मैंने प्रकाश जावड़ेकर साहब के साथ, उससे पहले ऑस्कर फर्नांडिस साहब के साथ, उसके पहले मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ, एक से एक बढ़िया नेता है। तो उनको भी अलग अलग पार्टियों में, मैं तो ये भी नहीं कहता एक पार्टी में, हर पार्टी में, तो उसमें भी गड़बड़ भी है। ऐसे एक नेता थे जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, उनको हम 25% कहते थे, एडवांस में 25% ले लेते थे। तो वो तो नेता है, मुझ पे निर्भर करता है कि मैं उसका काम करूं ना करूं। नाउ होता क्या है कि क्योंकि हम ये पूर्वाग्रह से हर से मिलते हैं, तो ये समस्या हो जाती है कि हम उसकी बात को गलत समझते हैं और फिर नहीं करते हैं।
मेरा कहना है उसको ऑब्जेक्टिवली देखिए, और हो सकता है ये मुझे एडवांटेज रहा इसका, सबको पता था कि अगर सही काम होगा ये तुरंत कर देगा, तुरंत करेगा। तो आपको उठा के लगाया जाता होगा ऐसी जगहों पे कि एफिशिएंसी चाहिए मैं तो इनको आपको लगाओ। मैं बता रहा हूं कि जी। 38 साल की सेवा में जी, जी। मैं एक बार भी किसी नेता के पास अपने व्यक्तिगत काम से नहीं गया, एक बार भी, और मुझे बेस्ट ऑफ पोस्टिंग्स मिली। पार्टियों में जाते थे आप इन वर्स्ट लोगों की? कभी नहीं, अच्छा। वर्स्ट ऑफ पोस्टिंग्स मिली, मुझे बेस्ट ऑफ पोस्टिंग्स मिली। अब ये वर्स्ट और बेस्ट की भी अजीब धारणा है। मेरा समझता हूं आईएएस अफसर के लिए तो हर पोस्टिंग बड़ी बढ़िया होती है। आप सोचिए, हमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया था 10 साल 11 साल में, व्यक्ति पूरा जीवन भर काम करके तब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनता है। अब इससे अच्छा क्या मिलेगा भाई जीवन में, बहुत कुछ मिल गया। तो आप उसको, आपका नजरिया क्या इस पे निर्भर करता है। कई बार नहीं होता कि इनको क्या कहते हैं उसे, गलत पोस्टिंग दी गई, इनको जेल का हेड बना दिया गया। कई बार देखिए मैं सुनते हैं जेल ना। का हेड रहा हूं, अच्छा। मैं आईजी प्रिजन्स रहा हूं, और अच्छा। बड़ा मजा आया मुझे उसमें, अच्छा। खूब बढ़िया काम किया। अच्छा। वो तो मायावती मुझसे नाराज हो गई तो उन्होंने मुझे ट्रांसफर कर दिया वहां से, वरना मजा आ रहा था। तो ये तो देखिए, वो नाराज हुई या खुश हुई? क्योंकि उसको बड़ा पद माना जाता है कि ये पद ऐसा है जो ऐसा अच्छा नहीं है। नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कौन सा अच्छा बरा है। मुझे तो हर पद में मजा आया। देखिए मैंने आनंद लिया हर पद में, क्योंकि मुझे पता था, मैं इसको इस प्रकार से देखता था कि मैं जिस पद पे जा रहा हूं आईजी प्रेजेंस, मेरे नीचे जितने अधिकारी हैं उन सब ज्यादातर मुझसे उम्र में बड़े हैं। मेरे ख्याल हो सकता है काबिलियत में मुझसे ज्यादा बड़े हों। मेरा फॉर्चुनेट था कि मैं वहां पहुंच गया। अब मुझे वहां अब सबसे अच्छा काम करना है। वाकया यह आया कि वहां पे जो हमारे मंत्री थे वो कुछ 15 लोगों की नियुक्ति कराना चाहते थे, तो मैंने उनको समझाया तो नियम के तहत संभव ही नहीं है। मुझसे पूर्व अधिकारी को भी उन्होंने दबाव डाला था, उसने भी यही कहा, उसका ट्रांसफर हो गया। मैंने कहा तो उसने जो भी कहा मायावती जाके, मेरा भी ट्रांसफर हो गया। तीसरा अधिकारी आया, उससे भी उन्होंने कहा, उसने भी मना किया। अब की बार शायद वो मायावती के पास गए तो उन्होंने डांट पड़ दिया उनको, तुम नहीं कर, तो वही बना रहा। तो मेरा कहना यह कि हमें तो वो करना है जो हमें करना है। अगर हम इस बात पे हमारा करना निर्भर करेगा कि वो क्या सोच रहा है और बाद में मेरा क्या करेगा, तो जीवन का मजा ही खत्म है। आप वो चीज कीजिए जो आपको अच्छी लगती है। लेकिन सर इसमें एक क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म ये है कि होता क्या है कि एक एग्जाम है आईएएस का, मे बी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड, ठीक है, उसको पास करने के बाद लाइफ सेट है। कई लोगों का ये मानना है कि अगर आप पकड़े नहीं गए, अगर आप करप्ट हैं हाइपोथेटिकली, अगर पकड़े नहीं गए तब भी आपकी लाइफ सेट नहीं है। देखिए हम अच्छा, समझते जो हैं, हम बाहर से देखते देखिए हैं, वो हम लोगों की perception मैं ना- अंदर से बता रहा हूँ जी, आपको, जी, मैं अंदर से बता रहा हूँ, जी, लाइफ सेट नहीं है। हाँ। देखिए आपकी, हमको लगता है इनको कोई नौकरी से निकालेगा ही, देखिए हो गया इनका। नहीं, नौकरी से ना निकाल, लेकिन हाँ। नौकरी में दुभर हो जाता है आदमी। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कितने लोगों को देखा है जी। कि उनकी रेपुटेशन बन जाती है करप्ट आदमी है। अब हो सकता है एक आध कोई मंत्री संतरी आके उनको बना ले, लेकिन जनरली लोग उनसे दूर रहते हैं। जनरली लोग कहते हैं, हर जना बात करता है कि ये करप्ट आदमी है। अरे ऐसी रेपुटेशन लेकर कहाँ जाना है। देखिए रिटायरमेंट के बाद मैं कहीं, जैसे हर समाज में होता है, आईएएस के समाज में भी कई लोग पैसा वैसा गलत सलत बना लेते हैं। अब आज की तारीख में उनकी हालत देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा रिटायरमेंट के बाद वो क्या कर रहे हैं। देखिए असली वक्त मैं अपने साथियों को भी बताता हूँ, क्योंकि जितने ट्रेनीज होते हैं उनसे मैं बात करता हूँ, मैं उनको बताता हूँ तुम्हारी रियल वैल्यू तो रिटायरमेंट के बाद मालूम पड़ेगी, अभी नहीं। अभी तो तुम कुर्सी पे बैठो, सब जने सलाम करेंगे तो उसके बाद देखिए, यहाँ कई अफसर कहते हैं यार उसने मेरा फोन का जवाब नहीं दिया, उसने ये नहीं किया। हमने कहा आपने दिया था क्या जवाब, थे वहां पर बैठे हुए। देखिए मैं और सर्विस की बात नहीं करता हूँ, मेरा अनुभव नहीं है। आईएएस के बारे में मैं कह सकता हूँ, मैंने अपने पहली पुस्तक में लिखा है, अगर मेरा पुनर्जन्म हुआ मैं फिर से आईएएस अफसर बनना चाहूंगा। इतना गजब है इस सेवा में। देखिए क्या है, यहाँ पे आप इतना लोगों का भला कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। ये कहीं नहीं है कि आप भला भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। ये कहीं नहीं है कि आपके पास चॉइस है। कई जगह पर आप इतने मजबूर हो जाते हैं परिस्थितियों में, शायद आप वो नहीं कर सकते। आईएएस में कोई मजबूरी नहीं है। आईएएस में एक पोस्ट से अच्छी दूसरी पोस्ट है। अगर आप किसी दूसरे को दोषारोपित कर रहे हैं अपने बेवकूफी के लिए, अपनी गलती के लिए, तो गलत है। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, और सर्विस का मुझे पता नहीं। आईएएस में अगर अफसर ईमानदारी से रहकर काम करना चाहता है तो उसको रिकग्निशन मिलता है। अभी आपसे पूर्व में आपसे बात हो रही थी, आपने प्रकाश जी का नाम लिया। उनकी सब इज्जत करते हैं। क्यों करते हैं इज्जत? क्यों करते हैं इज्जत? इज्जत करते हैं ना, बिल्कुल, बहुत ज्यादा। क्यों इज्जत करते हैं? हम क्या करते हैं कि हम उनका उदाहरण ना लेकर दूसरे को पकड़ लेते हैं जो जेल गया हो। देखिए उदाहरण हर प्रकार के, हम समाज में रहते हैं ना, हर प्रकार के उदाहरण उपलब्ध हैं। अब मेरे पे निर्भर, ये चॉइस मेरी है ना कि मैं किसका अनुकरण करूं, किसको मैं अपना रोल मॉडल मानूं, मैं क्या बनने की कोशिश करूं। ये फ्रीडम आईएएस देता है आपको, ये फ्रीडम आईपीएस देता है, ये ऑल इंडिया सर्विसेज आपको फ्रीडम देती है। अब कोई कहेगा साहब यहां इसको पटक दिया, उसको कर दिया, वो होगा भाई, परफेक्ट तो कोई सिचुएशन नहीं होती। हम तो
कंपेरेटिव कहते हैं ना, आप कंपेयर कीजिए, बिजनेसमैन से कंपेयर कीजिए आईएएस अफसर को। बिजनेसमैन के लिए ईमानदार रहना बहुत डिफिकल्ट है। वो यहाँ भी पीट रहा, वहाँ भी फूट रहा। मुझे कौन सी डिफिकल्टी, मुझे सरकार नौकरी दे रही है, आसानी से निकाल नहीं सकती, मुझे अक्सर घर मिल जाता है, गाड़ी भी मिल जाती है, आपको चाहिए क्या और जीवन में? तो ये आप पे निर्भर करता है कि आपकी अपेक्षाएं क्या, एक्सपेक्टेशन। मेरे विचार से सब प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन से होती है। जिस दिन आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, आपको, भगवान बुद्ध ने कहा था तृष्णा ही दुखों का मूल है। सो ये प्रॉब्लम्स जितनी है जीवन में, वो सब एक्सपेक्टेशन से आती हैं। तो जीवन में मैंने भी सीखा, ऐसा नहीं मैं शुरू से ऐसा था, मैंने सीखा कि भाई नेता से एक्सपेक्ट करना बेकार है, और जब एक्सपेक्ट नहीं करना तो जाना नहीं, क्योंकि अगर जाना है तो प्राइस पे करना है। देखिए, हम सब एक बिजनेस कम्युनिटी में रहते हैं, कोई आपसे फ्री का काम नहीं कर रहा है। अगर वो नेता आपको कोई काम कर रहा है तो कुछ आपसे अपेक्षा करेगा। तो आप अपना काम कीजिए एज ए प्रोफेशनल। मैं तो बार बार कहता हूं, आईएएस ऑफिसर हैज टू बी अ प्रोफेशनल। यू डू व्हाट इज राइट, यू डू व्हाट इज करेक्ट, यू पोलाइटली से नो विच इज रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब ये नहीं है आपने आपके वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट जा रहा है। देखिए, ये डिफरेंस करना पड़ेगा। इलीगल, कई बार हम ये समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए, नियम कुछ नहीं है, नियम शांत है। मेरा एक चिंतन है, दूसरे का चिंतन भिन्न है, तो मैं क्या करता था, नेता को समझाने की कोशिश करता था, साहब ये उचित है। बाय एंड लार्ज वो मान जाते थे, नहीं कई बार नहीं भी मानते थे। अब उसे मैं पर्सनली नहीं लेता था कि मैंने तो ये सोचा था, इन्होंने ऐसा कर दिया। अब हर का अपना चिंतन होता है, आपके बॉस का अलग चिंतन है। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो अपने बॉस को समझाइए, आप समझा लेंगे। मैंने काउंट तो नहीं किया, बट 90% केसेस में अपने बॉस को समझा लेता था। अब 10% में मुझे ओवर रूल करते थे। अब मेरे चिंतन में भिन्नता क्या आई, शुरू में मैं इसे पर्सनली ले लेता था कि मैंने सोचा, ये बताओ, ये हमारी बात नहीं मानी, ठीक है ना। जैसे मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया, शुरू में एसडीएम था, मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया, डीएम ने छुट्टी नहीं दी। अब मैं बड़ा नाराज हो गया, छुट्टी क्यों नहीं दी, ये तो दिवाली आ रही है, आ रही है। अब उनका कोई चिंतन रहा होगा, उन्होंने नहीं दी छुट्टी, मेरे पर्सनल दुश्मनी थोड़ी ना उनकी, उन्होंने नहीं दी, मैं नाराज हुआ था। ये चीज बाद में बंद हो गई। शुरू में मैं नाराज हुआ था कि क्यों नहीं दी। अब इसमें कोई इलीगल चीज नहीं है, इसमें लॉ नहीं है कहीं, ये तो डिस्क्रिशनरी है ना। मैंने इंटरप्रेट कर लिया कि मालूम नहीं क्यों नहीं दी उन्होंने, मैं नाराज हो गया। ये गलत है। ये धीरे धीरे सीखता आदमी, जीवन में सीखता आगे। तो जो आप ये जो मैंने पहले क्रिटिसाइज किया था कि कोई फायर नहीं कर सकता, एक बार रात कर ली, वो पॉजिटिव भी है, बिल्कुल पॉजिटिव है। क्योंकि अगर मैं निकाल नहीं सकता तभी मैं ईमानदार रह सकता हूँ। पता लगा मेरे को निकाला जाने के डर लगा रहे तो क्या पता मैं करप्ट ही हो जाऊं। मैं आपसे जो शुरू में कह रहा था, मैं भी यही बात कह रहा था कि आईएएस अफसर को वो प्रोटेक्शन मिला हुआ है, तो कोई कारण नहीं है कि वो कह दे कि मैं नेता की बात मान रहा हूं, गलत बात मान रहा हूं। आपको निकालेगा तो नहीं, क्या करेगा, आपको एक जगह से दूसरी जगह कर देगा। अब आप खुद कुछ चाहते हैं तो फिर आपको पे करना पड़ेगा, और नहीं चाहते तो अपना काम कीजिए जहां आपको मिल रहा है। हर जगह काम करने का स्कोप है। अगर आपको मौका लगे, किताब पढ़िए, मैंने हर अपने पोस्ट के बारे में लिखा है कि कितना मजा आया काम करने में। जिसको गलत खराब पोस्ट माना जाता था, मेरा वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। मुझे मेंबर जुडिशियल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया गया इलाहाबाद में। और क्यों बनाया गया, क्योंकि मैं एक अधिकारी, मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां से मैसेज आया कि इन 3 वीडियो को सस्पेंड कर दीजिए। तो मैंने उनके विशेष सचिव से पूछा, भाई क्यों? बोले वो होता है कि हर मीटिंग के बाद वो 2-3 लोगों को सस्पेंड करते हैं। हमने कहा भाई ये कोई कोटा है क्या सस्पेंशन का? आप देखिए इस टाइप के मजाक होते हैं आपके साथ। तो मैंने कहा देखो यार, मैं नहीं करूंगा, मैं रहा हूं मुख्यमंत्री के यहाँ, तुम समझाओ उनको कि इससे क्या फायदा होगा। और मीटिंग के बाद तो मुख्यमंत्री ने सबकी बड़ी तारीफ की थी, बड़ा अच्छा किया, टफ दिखता हूं, है ना। तो क्या हुआ कि मैंने कहा कि भाई मैं नहीं करूंगा। फिर मैं प्रमुख सचिव के पास गया, मुख्यमंत्री के, मैंने कहा साहब देखिए एम्बैरेसिंग होगा, मुख्यमंत्री का आदेश है, मैं मान नहीं रहा हूं, मुझे आप यहां से ट्रांसफर कर दीजिए। ये एक पहला इंस्टेंस था जब मैंने खुद कहा। मुझे उन्होंने मेंबर जुडिशियल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इलाहाबाद बना दिया, और बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है वहाँ का। वो एक काला पानी माना जाता था वहाँ का, है ना। मुझे याद है कि मैं जब प्रयाग उस समय पे उतरा, तो जो गाड़ी मुझे लेने आई थी, और गाड़ी से मैं ऑफिस जा रहा था, तो गाड़ी चलते चलते ऐसा लगा कि ड्राइवर नहीं है और गाड़ी चल रही है। गाड़ी चल रही है और ड्राइवर नहीं है। मैंने कहा ये क्या हुआ? थोड़ी देर बाद देखा, फिर देखा कि गाड़ी चल रही है, ड्राइवर नहीं है। तीसरी बार जब हुआ तो मैंने आगे झुक के देखा ड्राइवर, तो ड्राइवर की हाइट कम थी, तो जो गियर था वो टूटा हुआ था, तो गियर चेंज करने के लिए वो झुकता था, तो ऐसा लगता था गाड़ी बिना ड्राइवर के चल रही है। देखिए इस प्रकार के माहौल में गया। फिर मैं ऑफिस पहुंचा तो मैं अपने बड़े से कमरे में बैठा हुआ था, तो टक 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 की आवाज आ रही थी। तो मैंने चपरासी से पूछा ये कहाँ से आ रही है? बोले सर वो ऐसा है, ऊपर देखें। मैंने ऊपर देखा तो सफेद की बजाय काली थी दीवार पूरी। बोले क्या है ये सब? बोले सब चमगादड़ है। कह रही विश्वास कीजिए उस माहौल में मैं गया हूं। और जब वहां से 10 महीने बाद आपके ऑफिस के ऐसे ऊपर चमगादड़ लगे, चमगादड़ों की कमी। मैं आपको बता रहा हूं, तभी उसे काला पानी कहते थे। जब उन्हें से छोड़ा तो वहां पर पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज हो गया था, रिकॉर्ड सिस्टम कंप्यूटराइज हो गया था, जो कोर्ट का सिस्टम कंप्यूटराइज हो। वो क्यों हुआ? मैं सुबह टहलता था, वहां पे गेस्ट हाउस में था, तो मैं टहल रहा था, तो एक वहां पे एक नल लगा था,
वहां पे एक बहुत वृद्ध व्यक्ति पानी पी रहा था, तो मैंने वैसे ही पूछा, और बाबा कैसे आए? बोले साहब का बताई, उसे नहीं पता था मैं कौन हूँ, कि यहाँ पिछले 6 साल से आ रहा हूँ, तारीख पड़ जाती है, तारीख पड़ जाती है। मेरे दिमाग में वो चिपक गया। मैंने एज द हेड ऑफ द बेंच कोशिश की कि जितना निस्तारण कर सकूं करूं, उसी में कंप्यूटराइज किया, और भी चीजें कंप्यूटराइज की, और वो ऑफिस का पूरा शेप चेंज हुआ। आई डिराइव अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ इट। सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट यू आर लुकिंग एट। एंड द सबऑर्डिनेट्स हु वर्क फॉर यू एंड दे सी यू डूइंग दिस, वही जो करप्ट सबऑर्डिनेट होते होंगे, मुझे उम्मीद है वही काम करने लग आप जाते होंगे। इतनी सही बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जी, देखिए कोई व्यक्ति, आपने चूंकि उदाहरण दिया तो मैं एक दृष्टांत बताऊंगा। देखिए इस देश में रामचंद्र जी के टाइम से या उससे पहले भी देश जो है रामचंद्र जी से चलता था, खड़ाऊ से नहीं चलता था। जो व्यक्ति वहां बैठा है, तभी आईएएस अफसर का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। आप हेड करते हैं ना, तो आप अगर करप्ट हैं तो आप एक करप्शन का सिग्नल दे रहे हैं। ये हर लेवल पे मालूम पड़ता है कि टॉप मैन पर इंडिया में कम से कम बहुत निर्भर करता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका कॉन्डक्ट कहता है, एंड हेंस द रोल ऑफ आईएएस ऑफिसर बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हेड दोज ऑर्गेनाइजेशंस। तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट हुआ जिसका नाम था पिकअप, वो स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है यूपी की। 7 साल बड़ा बढ़िया काम था, लेकिन उसके बाद लॉस होने लगे। 8-10 साल से प्रॉफिट कर रही, वो नुकसान कर रही थी। तो मेरा काम तो उसको वाइंड अप कर दीजिए। तो जब मैं घुसा, उस बढ़िया बिल्डिंग थी, तो सब लोग इस परेशान थे कि तो हमारी नौकरी लेने आए, निकल जाएंगे सब। मैं भी परेशान था कि इसको कैसे करूं। फिर मुझे इसका एक फॉर्मूला मिला। ये संस्था क्या करती थी, सिडबी से पैसे लेती थी और इंडस्ट्री को लोन करती थी। तो इंडस्ट्री जब सिक हो जाती थी तो उसका इंटरेस्ट माफ करके वन टाइम सेटलमेंट प्रिंसिपल पे कर लेती थी, और सिडबी को वो इंटरेस्ट ही पे करती थी। तो एनीवन हु अंडरस्टैंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये लॉस में चली गई, लाइबिलिटीज बनी रही, एसेट्स इरोड होते गए। तो मैंने कहा इसको रिवर्स करते हैं। मैंने कहा कुछ इंटरेस्ट लेते हैं इंडस्ट्री से और सिडबी से कहते हैं माफ करो। तो अब इंडिया में आइडिया की कमी तो है नहीं, मेरे पास आइडिया था, बट फॉर एनी आइडिया टू फ्रक्टिफाई एंड सस्टेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट हैज टू बी पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल, सोशली डिजायरेबल, टेक्नोलॉजिकली फीजिबल, फाइनेंशियली वायबल, एडमिनिस्ट्रेटिवली डूएबल, जुडिशियली टेनेबल, इमोशनली रिलेटेबल एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। ग्रेट। अगर ये सब चीजें नहीं हो तो वो नहीं होगा। अब इस आइडिया को हम इंप्लीमेंट कैसे करें? इस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे कई सारे काम करने पड़े। तो मैंने सिडबी को फोन किया। मैंने रिसर्च करने के बाद, मैं हमेशा जिससे भी बात करता था रिसर्च कर लेता था, रिसर्च करके उससे मैंने फोन किया कि साहब ऐसा है कि हम आपको, हमारी संस्था जो है 250 करोड़ रुपए ओ करती है, उसमें से 80 करोड़ तो हमारा प्रिंसिपल है और 170 करोड़ इंटरेस्ट है। तो अगर आपको हम 80 करोड़ देते तो आप 170 करोड़ माफ कर देंगे? अरे कैसे करेंगे? मैंने कहा वैसे ही करेंगे जैसे आपने 15 प्राइवेट सेक्टर को किया है। उनको नहीं पता था मैंने रिसर्च कर रखी है, तो वो थोड़े अचंभित हुए, अरे नहीं नहीं वो तो प्राइवेट सेक्टर है। तो मैंने ठेठ लखनवी भाषा में उनसे कहा कि हमें कांटे लगे हैं क्या? तो बोले नहीं साहब हम कैसे कर लेंगे। मैंने देखिए ऐसा है, आपने मेरे बारे में रिसर्च नहीं की, मैंने आपके बारे में की है। मैं आईएएस में आने से पहले पुलिस में था 1 साल के लिए। मेरे बैचमेट्स सीबीआई में डिप्टी डायरेक्टर है। मैं उनको सिर्फ एक चिट्ठी लिखूंगा कि ये महोदय मेरा इंटरेस्ट माफ नहीं कर रहा। इलाहाबाद वाला है आपका ये? हाँ ये इलाहाबाद वाला। ये मेरा, ये प्राइवेट सेक्टर का जो इंटरेस्ट माफ कर रहा है, मेरा नहीं कर रहा है। तो वो थोड़ा सकपकाया, बोले नहीं अच्छा अच्छा मैं 2 दिन में बताता हूँ। 2 दिन छोड़ दिया, अगले दिन सुबह फोन उसका, वो कहता है कि साहब आप अगर 80 करोड़ देते तो हम 170 करोड़ माफ कर देंगे। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ अपनी कान पे, लेकिन मेरे पास तो एक पैसा नहीं था 80 करोड़ क्या। मैं वित्त सचिव के पास, फाइनेंस सेक्रेटरी के पास पहुंचा। मैंने उनसे कहा मैडम हम लोगों ने इतना लोन लिया हुआ है और ये सब स्टेट गारंटीड है, अगर हम नहीं देंगे तो ट्रेजरी अटैच करा लेंगे कोर्ट के ऑर्डर से। तो वो भी परेशान थी, क्या किया जाए। मैंने उनसे कहा मैडम मैंने कर लिया। क्या किया तुमने? मैंने कहा मैं से बात कर ली, वो तैयार है इंटरेस्ट राइट ऑफ करने के लिए। शी कुडंट बिलीव इट। फिर मैंने कहा मैडम मेरे पास तो पैसा है नहीं, मुझे कुछ पैसा दे दीजिए। तो मुझे 30 करोड़ दिया। 30 करोड़ मैंने सिडबी को दिया, करीब 60 करोड़ का इंटरेस्ट सबवेंशन मिला, संस्था प्रॉफिट में आ गई, लेकिन मुझे 50 करोड़ भी रिकवर करना था। अब यहां स्टोरी शुरू होती है। मैंने जो संस्था का सबसे करप्ट जनरल मैनेजर था उसको बुलाया चाय पे, और मैंने जब बैठा मैंने कहा बताओ यार इस संस्था में कुछ बचा तो है नहीं, अब तुम चूस हो गए क्या? एकदम सकपका गया, क्योंकि कोई आदमी कितना डिसऑनेस्ट हो मानता तो नहीं है ना डिसऑनेस्ट। तो मैंने कहा अच्छा चलो बीतती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले, मुझे तो 50 करोड़ रिकवर करना है, तुम मेरा रिकवर कराओ इसको। उसके बाद वो लग गया। अगेन टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वी रिकवर्ड दैट अमाउंट, पेड टू सिडबी फ्रॉम द पीपल हु टुक द लोन। यस, ओके। बिकॉज ऐसा देखिए मैं बिल्कुल क्लियर हो गया था तब तक, जो आदमी भ्रष्ट है और अगर जेल में नहीं है तो बड़ा होशियार है, बहुत होशियार। तो उसकी होशियारी क्या मैं सही काम में लगा सकता हूं? मैंने लगा दी। अब जब ये प्रॉफिट में आ गई तो मेरे कोई साथी आना चाहते थे, मुझे हटा दिया गया, वो आ गए हमारी जगह पर। लेकिन मैं इस ऑफिसर को ट्रैक किया
और लोग कहते थे साहब बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा है, लगा रहता है। तो मैंने उसको बुलाया घर पे एक दिन चाय पे, मैंने उससे पूछा यार तुम्हारी बड़ी तारीफ करते हैं, तुम्हारा हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? तो कहता है सर जब आप 300 लोगों के सामने मेरी पीठ थपथपाते थे, वो कहते थे इस संस्था में सुधार इसकी वजह से हो रहा है, सर मेरी छाती चौड़ी हो जाती थी और जो किक मुझे उस समय मिली वो पहले कभी नहीं मिली। ये मैं बात इसलिए आपको बता रहा हूं कि लीडर पे इतना डिपेंड करता है। देखिए हर आदमी में अच्छी और खराब प्रवृत्तियां होती हैं, ये लीडर का काम है उसकी अच्छी प्रवृत्ति को आप जागृत करें, एंड हेंस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ आईएएस ऑफिसर। नाउ द क्वेश्चन कुड बी, डू ऑल आईएएस ऑफिसर्स हैव दैट? आई वुड agree with you saying that all don't. Is there a possibility? Yes. और वही मैंने पुस्तक में लिखा है कि हमें चयन की प्रक्रिया में परिवर्तन लाना होगा और ये देखना होगा कि किसमें लीडरशिप स्किल्स ज्यादा हैं। आपको रिटन एग्जाम तो लेना ही है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है लीडरशिप का, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी एम्पैथी है, एक्सेस है, ये सब चीजें आप जब देर तक बात करेंगे किसी व्यक्ति से तब आपको समझ में आएगा इसमें एम्पैथी कितनी है। मैं जब बर्कले, आपने चूंकि बात बताई थी, मैं जब बर्कले गया तो वहां पे मैंने थोड़ा बात की और प्रोफेसर से, तो लोगों ने मुझे बताया कि आज की तारीख में वो टूल्स उपलब्ध हैं जिसके माध्यम से आप ये बाय एंड लार्ज जानकारी कर सकते हैं कि इस बंदे का एटीट्यूड क्या है, डज ही हैव लीडरशिप स्किल्स। पहले इतना नहीं था। हो सकता है फिर भी आप 20% केस में गलत हो जाए, लेकिन 80% तो फिर भी आप लीडर लाएंगे सर्विस में। विवेकानंद जी कहते थे ना कि लीडर्स पैदा होते हैं, वो बनाए नहीं जाते, मुश्किल से बनते हैं। मेरा थोड़ा भिन्नता है उसमें। जी, जी। वैसे मैं एग्री करता हूं, मैं इंस्पिरेशन है विवेकानंद जी, लेकिन मेरा मानना है कि यू कैन मेक लीडर्स। एसओपी से लीडर नहीं बनेंगे सर। नहीं, एसओपी नहीं होगा, आपको ट्रेन करना पड़ेगा शुरू में। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है, हर को समझना पड़ेगा। देखिए आपको मैं बता रहा हूं, जैसे जैसे मैं ऊपर गया, मेरे अकेले लीडर बनने से तो काम था नहीं, मुझे तो और भी लीडर्स बनाने थे मेरे नीचे। सर एक सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये मैं भी करता हूँ अपनी लाइफ में। तो कैसे आप एक मतलब बॉटम लाइन, मुझे ऐसा लगता है ईश्वर ने हमें मल्टीप्लाई करने के लिए पैदा, चाहे बच्चे पैदा करो चाहे लीडर पैदा करो। एब्सोल्युटली। सो आपने ये कैसे कह दिया? मेरे तो अभी तक ऐसे नहीं मिला कि इसमें कोई क्वालिटी नहीं। हाँ, कुछ में कम होगी, कुछ में ज्यादा होगी। लीडर का काम यह है कि हर व्यक्ति से उसकी बेस्ट पोटेंशियल का निकाल लें। अगर वो अपने आप में अच्छा है तो लीडर की जरूरत क्या है? आपको उजागर करना है ऐसे लीडर ना। आप मेरे कुछ प्रेजुडिस खत्म कर रहे हैं। मेरे एक मित्र हैं जो सेक्रेटेरिएट में है लखनऊ में, तो वो वही बात कर रहे थे जो आप कह रहे थे कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, रिटायर हो गए, कोई फ़ोन नहीं उठाता उनका। अभी 2 दिन पहले तक वो सराखों बिठाए जाते थे, 2 दिन बाद उनका कोई फ़ोन नहीं उठाता। हम में से कई में प्रॉब्लम होती है कि जब हम एक पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो समझते हैं बस यही अंत है जीवन का। जीवन तो वहां से शुरुआत है। आप जो अपना बना रहे हैं वही आपको भुगतान होगा उसका। वो भुगतान मिलता है, किसी न किसी रूप में मिलता है, किसी रूप, स्पेशली इस देश में जहां हम कर्म पे विश्वास करते हैं, तो कर्म तो बहुत महत्वपूर्ण है। हम वो भूल जाते हैं कि हमें ये कर्म करना है। जहां आपको नहीं लगता सर आप लोग सफेद बाघ बन गए हैं, मतलब जो बहुत ही अलग हैं? आप हैं, प्रकाश सर हैं। नहीं, देखिए मुझे पता नहीं, देखिए मैं बड़ा सेल्फिश आदमी हूं इस मामले में। मैं दुनिया का सुधार में नहीं लगा हूं। मेरा विचार ये रहता है कि मैं ठीक काम करता रहूं, अगर कोई और प्रेरित हो सके सुधर जाए, बहुत बढ़िया। अब मैंने ठेका नहीं लिया, ना आईएएस का लिया, ना पूरी समाज का लिया। But do you still see the new officers coming who are like you or Prakash sir or other? Many of them. I am in touch with hundreds of them, not one. I guide a lot of aspirants to civil service, और वो मुझसे टच में रहते हैं। मेरी चिंता दूसरी है, मेरी चिंता फेंसेटर्स की है। ऐसा होता है किसी व्यवस्था में 10% इनकॉरेजिबल होते हैं इस साइड और 10% इस साइड। 10% इनका कुछ नहीं हो सकता, 10% इनको आप बिगाड़ नहीं सकते। जो 20 का 80% है वो फेंसेटर्स हैं। उनको हम क्या सिग्नल दे रहे हैं? इस पर मैंने पुस्तक में लिखा है चैप्टर, उसमें मैंने कहा कि हमें उनको मेंटोर करना चाहिए, क्योंकि वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। उनको हमें गाइड करना पड़ेगा, और वो मेंटरशिप की बात मैंने कही है। प्राइवेट सेक्टर में होता है, गवर्नमेंट में मालूम नहीं क्यों नहीं होता। मैं बार मैं स्टेट्स में जाता हूं, मैं ट्रैवल करता हूं, करीब 20 दिन ट्रैवल करता हूं महीने में, स्टेट्स में जाता हूं। ऑफिसर्स को मैं कहता हूं मेंटरशिप शुरू करो। मेंटरशिप का मतलब ये नहीं कि हर को बताओ ये करो ये करो, नहीं। आप अवेलेबल हैं उस व्यक्ति को। अगर कोई, मैं आपको दृष्टांत दूं मेंटरशिप का, मैं रिटायर होकर यहाँ नोएडा में सेटल था। एक दिन एक सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट का फोन आया, यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर था, कि सर आपसे मिलना है शाम को 6 बजे। मैंने कहा आ जाओ, कल आ जाओ। बोला नहीं सर आज ही मिलना है। मैंने 6 बज गया, तुम्हें आने में टाइम लगेगा? बोले नहीं सर जरूरी है। मैं आ जाओ। मेरे घर पहुंचा 9:30 बजे नोएडा में रात को। आके मुझसे कहता है सर मैं जिस सब डिविजन में हूँ वहाँ पे कुछ लड़के गाँव में जा जाकर कम्युनल स्लोगन शाउट कर रहे हैं। तो मैंने उनको रोका, तो मुझ पे लखनऊ से फोन आया कि उनको मत रोको। तो सर मुझे क्या करना चाहिए? ओके, मैंने कहा तुम्हारे विचार से क्या करना चाहिए? बोले सर मेरे विचार से तो रोकना चाहिए उनको। फिर मैंने दूसरा प्रश्न किया, तुम आर यू अवेयर कि कॉन्सिक्वेंस क्या होगा रोकने का? बोले सर ट्रांसफर हो जाएगा।
मैंने कहा तुम्हें चिंता है ट्रांसफर की? बोले सर कोई चिंता नहीं। मैंने कहा सब प्रश्न का उत्तर तुम्हें पता है, जाके करो। चला गया। देखिए शॉर्ट कन्वर्सेशन ओवर अ कप ऑफ टी इवेंट, 24 घंटे में उसका ट्रांसफर हो गया। ओके, फिर मैंने कहा ठीक है, अब जीवन में कई सारी चीजें हैं अपने हिसाब से। 3 महीने बाद जो नई जगह है वहां से उसका फोन आया। अब मुझसे क्या कहता है, सर मैंने वहां सही किया था। क्यों? बोले सर यहाँ मेरी रेपुटेशन ऐसी बन गई है कि कोई गड़बड़ करेगा ये देखेगा नहीं कौन सी पार्टी का अंदर करेगा। ये मैं व्यक्तिगत भुक्तभोगी हूं इसका, ये तो मैं उस दृष्टांत दे रहा हूं। ये मैंने खुद अनुभव किया। जब मैं हरदोई में एसडीएम था तो वहां के एक बहुत दबंग विधायक थे, उनके अगेंस्ट मैंने एनएसए का केस बनाया। अच्छा जी। उसने मेरा ट्रांसफर करा दिया। मैं बड़ा अपसेट था उस दिन कि मैंने सही काम किया, मेरा ट्रांसफर हो गया। 7 साल बाद में डीएम लखीमपुर खीरी बना। अब लाभ देखिए, वहां पर राम जन्मभूमि प्रकरण चल रहा है 91 में, और मुझे कर्फ्यू लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। लखीमपुर खीरी में, सीतापुर में, हरदोई में, बाराबंकी में, सब जगह कर्फ्यू लगा हुआ है। क्यों नहीं? सबको पता है कि ये जो है किसी सुनने ही नहीं, बंद कर देंगे। तो मैं जो है ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये संभव है। ये कोई ऐसा नहीं है, कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है, ये प्रैक्टिकली संभव है, प्रैक्टिकली यूजफुल है। हम लोग कभी कभी कहते हैं ये तो बड़ी आइडियल बात करता है। नहीं, मैं तो करता ही नहीं, मैं तो धरातल की बात करता हूं। ये करो, इसका लाभ मिलेगा तुम्हें। उस समय हो सकता ना मिले, तुरंत रूप से ना मिले, तो बाद में मिलेगा। लाभ तो मिलना ही मिलना है अगर आप सही काम करेंगे। बट व्हेन यू गेट रिटायर्ड, जब आप रिटायर हो गए हैं और आपके साथ के जो और लोग रिटायर हुए थे, अब वो BMW और मर्सिडीज में घूम रहे हैं और उनके बड़े बड़े बंगले हैं, मुझे तो आपने चूंकि ऐसी बात कही, जी जी मैं प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा हूँ अभी भी, थोड़ा मिल गया है मुझे। दिल्ली में मैं रहा हूँ काफी सालों से, मैंने आज तक किसी व्यक्ति को अपनी मर्सिडीज कार चलाते हुए नहीं देखा है। तो अच्छी गाड़ी का मजा वो ड्राइवर उठा रहा है। हाँ बिल्कुल, है ना? और पीछे वाली सीट कम से कम जो लोअर लेवल की मर्सिडीज होती है बड़ी अनकंफर्टेबल होती हैं। तो खरीदता क्यों मर्सिडीज? क्यों खरीदता है? पड़ोस के लिए ना। सब समस्या पड़ोसी की वजह से है। आप अपना व्यक्तित्व बनाइए, अपने हिसाब से जीजिए, जो आपको अच्छा लगता है कीजिए। उसके पास BMW इसलिए मेरे पास होनी चाहिए, गड़बड़ है। अगर आपको अच्छी लग रही है आप चलाइए उसको, मैं मनादी नहीं है। मेरे एक मित्र हैं, उनका ईमानदार रहोगे तो अफोर्ड भी तो नहीं कर पाओगे। नहीं, अफोर्ड की बात, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ अफोर्डेबिलिटी, लेट मी टेल यू। आज की तारीख में अफोर्ड कर सकता हूं। पोस्ट रिटायरमेंट आई एम पेइंग मोर पेंशन, मोर टैक्स टू द गवर्नमेंट देन द पेंशन दैट आई गेट। आई कैन अफोर्ड इट, बट आई डोंट डू इट बिकॉज आई डोंट नीड इट। आपकी जरूरत क्या है भाई? आपने मुझे बुलाया, मैंने आपसे कह दिया, आपने कैब भेज दी, मैं चला आया। मान लीजिए मैं मर्सिडीज से आ जाता तो कौन सी बड़ी बात हो जाती? मेरा व्यक्तित्व तो नहीं बदल जाता, मैं तो वही रहता। आई कैन अफोर्ड इट, बट व्हाई शुड आई गेट इट? अगर जरूरत होगी तो मैं ले लूंगा अपने हिसाब से। मेरे एक मित्र हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका लड़का के पास फरारी है, किसी को नहीं पता फरारी है। संडे को सुबह जाता है, अपना चला के लाके अपनी खड़ी कर देता, मस्त है। एक यहाँ है, उसके बाद एक बेल्जियम में चलाता है, मस्त होकर खड़ा करता है, किसी को दिखाता नहीं है। हम बिल्कुल चलाओ यार, अगर आपको अच्छा लग रहा है बिल्कुल कीजिए। मैं अक्सर मजाक में अपने भाषण में भी कहता हूं, मुझे नहीं पता कि महिलाएं 6 इंच की हील क्यों पहनती हैं। भाई सडनली अनकंफर्टेबल होगा, पहनती है। नहीं, आपने पहनी हो, मैंने तो पहनी नहीं, मुझे पता नहीं। मैं सिर्फ इसलिए ये उदाहरण इसलिए देता हूं, कई बार बहुत सारी चीजें हम वो करते हैं दूसरों को इंप्रेस करने के लिए। भाई क्यों? देखिए, मैं अगेन ये मेरा मैं ग्रो हुआ इसमें। आज अक्सर मैं कहता हूं, अनिल स्वरूप जी जो आप देख रहे हैं फिनिश प्रोडक्ट। जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो लोग मेरी आवाज सुन के कहते थे, आपकी आवाज, हाँ जी, कहते हैं आपकी आवाज तो अमिताभ बच्चन जैसी है। अब उन्होंने तो ये खाली आवाज के लिए, मैं अपने आप को समझने लगा अमिताभ बच्चन, और मैंने बाल बड़े किए और पैंट वैसी पहनी। अब फोटो देखता हूं तो देख के डर लगता है। तो देखिए, अपना अस्तित्व, अपना व्यक्तिगत जो आपका पर्सनैलिटी है, योर इंडिविजुअलिटी है, वो समझना आवश्यक है, और जीवन के सुख के लिए भी। वरना तो आप क्या क्या लेंगे अपने साथ? एक मर्सिडीज कार लेंगे, फिर BMW लेंगे, फिर हेलीकॉप्टर लेंगे, फिर जहाज लेंगे, क्या क्या करेंगे? मैं ये नहीं कर रहा हूं ये गलत है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसका उद्देश्य क्या है वो समझ लीजिए। कई बार जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब मैं शुरू में सर्विस में था तो एसी में नहीं बैठते थे, तो आदत थी एसी में ना बैठने की। मेरे घर में पहला एसी लगा 1998 में, 17 साल सर्विस के बाद। अब आदत ऐसी पड़ रही है कि एसी के बाहर बैठेंगे तो एफिशिएंसी इंपैक्ट होगी। तो मैं एसी इसलिए नहीं लगाऊंगा कि मैं किसी को दिखा रहा हूं, मेरी एफिशिएंसी, बिकॉज इफ आई सिट इन हीट माय माइंड विल नॉट वर्क। आई एम नॉट सेइंग दैट्स राइट और रॉन्ग, बट द क्वेश्चन इज दैट्स हाउ आई हैव ग्रोन। सो आप अपनी सहूलियतें किस हिसाब से बनाते हैं, आप पे निर्भर करता है, एंड देन लाइफ बिकम्स वेरी सिंपल। यू आर डूइंग व्हाट यू लाइक, एज सिंपल एज दैट। मैं कह रहा था कि यूपीएससी को अभी तक माना जाता था कि ऐसी संस्था है जो इनकरप्टेबल है, लेकिन फिर पूजा खेड़कर का केस हुआ और उन्होंने क्या करा, उन्होंने फेक डिसेबिलिटी लगाया, अदर बैकवर्ड कास्ट लगाया फेक, और उसके बाद उन्होंने मेंटल इलनेस की भी अपनी इश्यूज़ को वो करा। उसके अलावा एक महिला और भी हैं जिन्होंने ब्लाइंड सर्टिफिकेट लगा के IAS बन गई वो,
और उसके बाद वो क्या कहते हैं उसे, वो यूट्यूब पे उनका चैनल है और वो प्रॉपर देख लेती हैं वो। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि मैंने देखा हुआ है उनको, यूट्यूब पे उनका चैनल है, वो देख के सिखाती रहती हैं कैसे आईएएस बने और वो सब। तो ये आपको नहीं लगता यूपीएससी के जो ये बेदाग वो है उस पे बहुत बड़े सवाल खड़ा कर रहा है? देखिए, आपने स्टार्ट किया कि यूपीएससी इज इनकरप्टेबल. अभी तक मुझे लगता था ऐसा। I still feel it is incorruptible. What you are mentioning as incidents are not corruption of UPSC, but some inefficiencies of UPSC. Let us understand that I still believe that you can't pay to UPSC and get away. That's corruption. But there are inefficiencies have creeped in, and there are ways in which you can handle inefficiencies. Should handle. Because UPSC एक संस्था थी जिसके some we were all proud. I still am proud, but I feel concerned about issues that are emerging now that cast a doubt about the efficiency of UPSC. I still believe it's not corrupt. It is incorruptible. Now, how do you improve that efficiency? देखिए, हम लोगों ने पहले चर्चा में कहा कि आप लीडर पे बहुत निर्भर करता है. अब आप देखिए आपने कौन सा लीडर बैठाला वहां पर. यूपीएससी का चेयरमैन आप कहीं से एमपी से ढूंढ के ले आए और उसको वहां आपने बना दिया, जिसको ना कोई अनुभव है ना बैकग्राउंड है. इससे पहले बाय एंड लार्ज आईएएस ऑफिसर्स या जनरल ऑफ द आर्मी रहे हैं चेयरमैन यूपीएससी, एंड दे हैव डन क्रेडिट टू द इंस्टीट्यूशन. अब ऐसे व्यक्ति, वही व्यक्ति नीट में जो आपका एनटीए का चेयरमैन कौन है? एनटीए का चेयरमैन फॉर्मर चेयरमैन यूपीएससी है. अच्छा. आप रिसर्च की तो मालूम, तो कहां संस्था बचेगी भाई? बहुत निर्भर करता है कि आप ऊपर किसको बैठाना है. इंडिया में सिलेक्शन ऑफ top functionaries of any institutions are very important, and it's a matter of serious concern. The institutions will decay. इंस्टीट्यूशन को डिस्ट्रॉय करने का बड़ा आसान काम है. एक गड़बड़ आदमी को बैठा दीजिए आप ऊपर, बनाने में तो सालों लगेंगे, वो साल भर में चौपटा मार देगा उसका. So one has to be very, very careful about who man these institutions, especially those that. So coming back to your original question, I would still believe that UPSC is not corrupt. But I am extremely concerned about these incidents that are coming up, which reflect inefficiencies of certain aspects of UPSC, which need to be looked into. तो आईपीएस, जो आईपीएस होते हैं, जैसे आपने कहा आप भी एक साल आईपीएस थे, फिर आपने दोबारा एग्जाम दे के आईएएस बने, तो क्या होता है, लोगों को क्यों चाहिए होती है आईएएस वाली पोजीशन? आईएएस का तो देखिए, मैंने कहा ना, मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि if I were to be born again, I'd like to be an IAS officer because of the sheer potential of the work that you can do, the sheer potential of the impact that you can make. Look at example. तो दर्शकों के लिए जो आईपीएस होता है, आईएएस आईपीएस से ऊपर होता है? नहीं, ऊपर नीचे की बात नहीं है, ये अपने परसेप्शन की बात है. मैं आईपीएस से आईएएस में आया और सैकड़ों की मात्रा में लोग आईपीएस से आईएएस में इसलिए आते हैं क्योंकि कैनवस आईएएस का बहुत बड़ा होता है. ये प्रश्न अक्सर इंटरव्यू पूछा जाता है कि जब आप आईपीएस से आए क्यों जा रहे हैं? कैनवस बहुत बड़ा है. आईपीएस में बहुत बढ़िया सर्विस है, बहुत सेटिस्फाइंग सर्विस है, बट वो कैनवस उतना बड़ा नहीं है. जो वैरायटी आपको आईएएस में मिलती है, जो इंपैक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं आईएएस में, वो शायद उतना नहीं कर सकते आईपीएस में. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक स्कीम रन की थी जिसका नाम था राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना. इट केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड ओवर एज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कीम्स. आईएलओ, यूएनडीपी सबने रिकॉग्नाइज किया. उसमें 35 करोड़ लोग इंपैक्ट हो रहे थे उस स्कीम से. कोई ऐसी योजना दुनिया की नहीं थी जहां हो सकती थी. एज आईएएस ऑफिसर मैं कर रहा था. अब उस स्कीम को कन्वर्ट हो गई. की जनसंख्या 35 करोड़. अब देखिए, अब वो कन्वर्ट हो गई आयुष्मान भारत में, जहां लगभग 60 करोड़ लोग उससे इंपैक्ट हो रहे हैं. So this is your scheme which you started. I can't say my scheme, but I had a lot of contribution to make. जी. So, और ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया. इतना पोटेंशियल है इसकी, तभी तो जब लोग नहीं करते तो मुझे थोड़ा दुख होता है कि ये पोटेंशियल, तो ये तो किस्मत है हमारी, ऊपर वाले की अनुकंपा है कि वन बिकेम एन आईएएस ऑफिसर. हाउ कैन आई मेक द बेस्ट ऑफ इट? अब वो ऑप्शन है मेरे पास कि मैं अपने लिए करूं, दूसरे के लिए करूं, दूसरे लिए करके अपना समझूं. ये सबकी अपनी अपनी धारणा है. मैं नहीं कहता क्या गलत है क्या सही, जो करेगा जैसा भुगतेगा. पॉइंट ये है कि अपॉर्चुनिटी देता है आपको आईएएस टू डू गुड टू पीपल, और ऐसे लोगों के लिए अच्छा कर सकते हैं आप जिनका कोई नहीं है. देखिए, अच्छे लोगों के लिए तो अच्छा करने वाले बहुत लोग हैं, जिनका कोई नहीं उनके करने के लिए आपके पास है. कितनी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, अगर आप सही तरीके से उसको लागू कर दें तो कितने गरीब लोगों का फायदा होगा. आप यू कैन डिराइव सेटिस्फैक्शन. मैंने एक उदाहरण लिखा अपनी पुस्तक में कि जब मैं आरएसबीवाई स्कीम चला रहा था तो उस समय प्रेसिडेंट ओबामा बने थे, तो उनके एक एडवाइजर का फोन आया मेरे पास. तो उन्होंने मुझसे कहा कि मिस्टर स्वरूप, कैन यू कम ओवर टू वॉशिंगटन एंड मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन योर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम.
तो मैंने कहा भाई हमारा कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, हम क्या आके बताएंगे, बट ही इंसिस्टेड. सो आई यूज्ड टू गो टू वॉशिंगटन टू वर्ल्ड बैंक. तो वन ऑफ द विजिट्स आई वेंट टू ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट. ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट इज द प्लेस वेयर दे हाउस एडवाइजर्स टू द प्रेसिडेंट. अब वहां मैंने प्रेजेंटेशन किया. उस प्रेजेंटेशन में उनकी गवर्नमेंट के लोग थे, उनकी स्टेट गवर्नमेंट के लोग थे, हमारे मिशन के लोग थे, गेट्स फाउंडेशन के लोग थे, रॉकवेलर फाउंडेशन और फाउंडेशंस के लोग थे. जब हमने प्रेजेंटेशन कर लिया, बाहर कप कॉफी पी रहे थे, तो गेट्स फाउंडेशन वाला आया मेरे पास, कहता मिस्टर स्वरूप, यू सीम टू बी वेरी पैशनेट अबाउट द स्कीम, व्हाट इज द गवर्नमेंट गिविंग यू बियॉन्ड योर सैलरी. तो मैंने उससे कहा कि ये बताइए, गेट्स फाउंडेशन gives millions of dollars to poor country, what do you get out of it? He said, well, that's our job, but more than that, we derive a lot of satisfaction out of helping poorest of the poor. I said, you answered your own question. This scheme is meant for the poorest of the poor, many of whom would have been dead but for this scheme. So the good wishes of those that survived and their families come back to me somehow anyhow. That's good enough a kick for me to do what I'm doing. Kick is the word that I used with the, जब जनरल मैनेजर तो करप्ट वाला था जिसने कहा था, मैंने यहाँ इस्तेमाल किया. एंड देन आई नरेटेड एन इंसिडेंट टू हिम कि इस स्कीम में मैं हॉस्पिटल्स जाता था, तो आई विजिटेड वन ऑफ द मिडलिंग हॉस्पिटल्स. मैं एक पेशेंट से बात कर रहा था, बेनिफिशियरी पेशेंट था, तो पीछे से एक आवाज आई, बेटा इधर आओ. बहुत हल्की सी आवाज. मैंने पलट के देखा तो एक बहुत ही वृद्ध महिला हु कुडंट सिट, वेरी फ्रेल, वो मुझे बुला रही थी और स्मार्ट कार्ड फ्लैश कर रही थी. स्मार्ट कार्ड बेस्ड स्कीम. सो आई वेंट टू हर एंड आई बेंट डाउन एंड आस्क्ड, माता जी आप ठीक तो हैं? शी टेल्स मी, बेटा मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन अस्पताल वालों ने मेरा बड़ा ख्याल रखा है. मैंने कहा फिर तो आप ठीक हो जाएंगे, अपने घर जाएंगी. बोले नहीं नहीं बेटा, मेरा तो कोई है ही नहीं, ना बेटा है ना भाई है, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं अकेली हूँ, और वैसे भी मेरी उम्र इतनी हो गई है, मैं ऊपर वाले के पास जाऊंगी. ये थोड़ी देर बहस चलती रही. देन शी मेड अ रिमार्केबल स्टेटमेंट. शी टेल्स मी, ऊपर वाले जाके एक बात जरूर कहूंगी, तुम्हारी स्कीम बहुत अच्छी है. अब आप देखिए, मैं अभी भी जब नरेट करता हूँ तो रोंगटे खड़े होते हैं. मैं इसको अपना भारत रत्न कहता हूँ. ऐसे कई मिले मुझे भारत रत्न अपनी सेवा में, ये आईएएस में मिलते हैं. That's true. बट मुझे एक बात बताइए, आपको नहीं लगता इसका एक आपने कहा कि आप अगर दोबारा पैदा होंगे तो आप फिर से आईएएस बनना चाहते हैं. ऐसी ही एक ब्रिटेन वालों से हमने सिस्टम लिया है, पर उन्होंने बड़े रिफॉर्म कर दिए. उनके सीएससी में बड़े रिफॉर्म करे उन्होंने दबा के कि ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है. हमारे यहाँ उतने रिफॉर्म नहीं हुए, चूँकि ब्रिटिश जिस सत्ता पे कब्जा रहने के लिए करते थे, नेताओं को लगा बस यही सिस्टम, हम भी कब्जा रहेंगे सत्ता पे, तो उतने रिफॉर्म नहीं हो पाए. तो अभी रिसेंटली आपने देखो लेटरल एंट्री की एक बात आई थी, तो उसको वापस ले लिया गया क्योंकि जातिवाद हावी हो गया उस पर. मैं दोनों बात करता हूँ आपसे, लिटरल एंट्री की बात करता हूँ, रिफॉर्म्स की बात करता हूँ. देखिए दोनों कॉन्टेक्स्ट अलग हैं. ब्रिटिश का कॉन्टेक्स्ट अलग है, इंडिया कॉन्टेक्स्ट अलग है. आप उन कंट्रीज को देखिए जहाँ के जो व्यवस्था हम लोगों ने चलाई, और ये मैं थोड़ा आपको ये भी बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं वही कंटिन्यू करी, काफ़ी चेंज हुए उसमें, बट जो भी व्यवस्था चलाई उससे हम हैं. देखिए पाकिस्तान में क्या हो गया, उन्होंने आईएएस वहाँ जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस उसका बाजा बजा दिया, देश का बाजा बज गया. बांग्लादेश, अब मैं वहाँ के अफसर से बात करता हूँ, वो कहते हैं कि अगर आपके जैसे हम कंटिन्यू कर रहे होते तो शायद यहाँ पे जो सो कॉल्ड आर्मी रूल हो गया वो नहीं होता, और सो कॉल्ड केओस जो बांग्लादेश में हुआ है वो नहीं होता. क्योंकि वहाँ भी मैं उनको एड्रेस करता हूँ, बांग्लादेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर को, दे हैव डिस्ट्रॉयड इट एंड द कंट्री स्टैंड्स. इंडियन सिविल सर्विस played a very important role in the initial decades to keep the country together, whether we recognize it or not. Then there is an evolution, but I would suggest there should be more changes. I agree with you, but lateral entry is not the way out. I'll tell you why. देखिए, we must understand why do we want lateral entry. लोग कहते हैं एक्सपर्टीज के लिए बुलाते हैं. मेरी विचार से सिविल सर्विस स्पेशली आईएएस में प्रॉब्लम एक्सपर्टीज की नहीं है, प्रॉब्लम एटीट्यूड की है. यू कैन आउटसोर्स एक्सपर्टीज बट यू कांट सोर्स एटीट्यूड. आउटसोर्स एटीट्यूड. एक्सपर्टीज तो क्या है, मैं कोल सेक्रेटरी था तो मुझे कोल के बारे में तो पता ही नहीं था, मैंने सब एक्सपर्ट्स को आउटसोर्स कर लिया. इट वेंट ऑफ वेरी वेल. आज की तारीख में जो आरबीआई गवर्नर है ये तो हिस्ट्री के ग्रेजुएट हैं. he's working, he's got international recognition. So it's as you go up the ladder, whether it's private sector or government sector, you don't require expertise in a particular domain. You require to have domain knowledge, and you should know how to manage men and women. जजेस के साथ है. जजेस डिफरेंट, मैं अभी जजेस को नहीं लाऊंगा इसमें, जजेस अलग से आप चर्चा कर लीजिएगा. यू हैव टू नो हाउ टू मैनेज मेन एंड वुमेन. एक्सपर्टीज का क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए बजट का एक्सपर्ट होना चाहिए, इंश्योरेंस का होना चाहिए, किस चीज का एक्सपर्ट होना चाहिए? नो, ही शुड हैव डोमेन नॉलेज. अगर आपके ग्रे मैटर है, जो कि मैं समझता हूं यूपीएससी टेस्ट कर लेती है ग्रे मैटर को, तो आपको डोमेन नॉलेज में 1 महीना 1.5 महीना लगेगा. आप अगर एक्सपर्ट समझने लगे अपने आप को तो और मुसीबत आएगी. जो एक्चुअल एक्सपर्ट है उससे आप लड़ेंगे. आपको एक्सपर्टीज करनी नहीं, आपको तो यू हैव टू मैनेज द एनवायरनमेंट and allow the expertise to flourish. You don't have to fight with them. So you don't have to necessarily become an expert yourself. And hence,
if the lateral entry was to get experts, I think it was ill-founded. I'm not against lateral entry, by the way. What I'm saying is you must have the objective very clear in mind कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी निर्णय ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं? अगर पर्पस एक्सपर्टीज लेने का तो इट्स ill-founded. Because as you go up the ladder as secretary, you don't have to be an expert in that area. You have to be a good man and manager. The problem is of attitude. Now, for that, we have to start right from recruitment. If you don't take care of that, आप कोई एक्सपर्ट ले आइए, वो भट्टा बैठाल देगा. क्योंकि बार बार क्रिटिसिज्म आईएएस का इसीलिए होता है कि स्पोर्ट्स में भी आईएएस है, इनको स्पोर्ट्स की भी नॉलेज है, कोल में भी आईएएस है, इनको कोल, बार बार क्रिटिसिज्म इस पे बहुत होता है. देखिए, जहां भी फेल हुआ है ना आईएएस ऑफिसर, वो इस वजह से फेल नहीं हुआ है कि एक्सपर्टीज नहीं है. आप, आई विश somebody does a study on this. Which IAS officers and which positions they have succeeded and why they failed. If they failed, they failed because of their failure to manage men and women, not because of lack of knowledge. No IAS officer has failed for want of knowledge. He has failed because of the attitude part. That's where the problem is. ये जो कोल ब्लॉक एलोकेशन स्कैम था, उसके तुरंत बाद आप कोल सेक्रेटरी बनाए गए थे, जहाँ तक मुझे पता है. ठीक है, थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि ना कई बार क्या होता है मुझे समझ में नहीं आता कि कोल ब्लॉक एलोकेशन स्कैम में 1,86,000 करोड़ का स्कैम बताया गया और दुनिया भर की बातें की गई. मैं समझ नहीं पाया कि वो था क्या, मतलब गड़बड़ कहाँ पे थी. वो पहली चीज तो इसका मैंने विस्तार से अपनी पहली पुस्तक में लिखा है. 4 चैप्टर हैं जिसमें एक्सप्लेन किया है कि क्या था, बट मैं संक्षिप्त में आपको बताता हूँ. जो कोल ब्लॉक का एलोकेशन था, पहले व्यवस्था ये थी, गवर्नमेंट एक सर्टेन क्राइटेरिया बनाया हुआ था और एक कमेटी थी, वो डिसाइड करके एलोकेट कर देती थी. व्यवस्था थी, वो उस हिसाब से एलोकेट होते थे. उसके बाद सीएजी साहब ने एक रिपोर्ट दी, जिसको मैंने कॉन्टेस्ट किया अपनी पुस्तक में और एक्सप्लेन किया. उसका काउंटर किसी का नहीं आया है. मैंने कहा कि उन्होंने कैलकुलेशंस गलत किए. मेरे कहने का तात्पर्य यह था, ऐसा नहीं है कि गलत नहीं हुए, कई कोल ब्लॉक्स गलत एलोकेट हुए. जो प्रक्रिया थी वो नहीं फॉलो की गई, जो पुरानी प्रक्रिया थी, जो भी प्रक्रिया उस समय थी. देखिए, ऐसा गवर्नमेंट का अधिकार है कि कौन प्रक्रिया बनाए, तो गलत की गई तो गलत की गई. लेकिन ऐसा नहीं कि सब केसेस में गलत की गई प्रक्रिया. ब्लॉक सब कैंसिल कर दिए गए और सुप्रीम कोर्ट तो 1990 तक चला गया, जो कि सीएजी रिपोर्ट में नहीं था. सीएजी रिपोर्ट ने 2004 के बाद के ब्लॉक की बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने 1990, क्योंकि वो हवा बह रही थी इसलिए सबने हाँ कह दिया. फिर मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि कैलकुलेशन क्यों गलत किए, कई उसके कारण, लेकिन एक मोटा कारण जो सब जने समझते हैं वो ये है कि कोई भी नुकसान निकालने के लिए आप देखते हैं कि रेवेन्यू कितना है और एक्सपेंडिचर कितना है. तो सीएजी सामने एक्सपेंडिचर में, कोल में सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर माइनिंग का होता है, माइनिंग कॉस्ट. तो उन्होंने एवरेज माइनिंग कॉस्ट ले ली. अब जो भी कोल सेक्टर को जानते हैं, क्योंकि मैं वह रहा हूं, वो समझेंगे कि कोल जितनी ज्यादा गहराई में होगा उतनी ज्यादा कॉस्ट आएगी. तो माइनिंग कॉस्ट 300 रुपए से 3,000 रुपए मेट्रिक टन वेरी करती है. आप एवरेज ले ही नहीं सकते. आपने एवरेज लेकर प्रॉफिटेबिलिटी अनावश्यक रूप से बढ़ा दी, वो भी नोशनल, और एक नंबर लिया 1,76,000 करोड़ रुपए, जो कि गलत था. दूसरी गलती उन्होंने यह की, जो मेरे विचार से सही नहीं थी. सीएजी का काम है कि अपनी रिपोर्ट आप पार्लियामेंट को दे दीजिए, आप उसका गाना ना गाइए सब जगह जाकर. जो आपने गाना गाया उससे माहौल ये बन गया कि कोई निर्णय लेने को तैयार नहीं था. उसके बाद इनफैक्ट उस समय तो यूपीए सरकार थी, तो मुझे हेड ऑफ प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप बनाया गया कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में, क्योंकि कोई निर्णय ले रहा था और मेरा काम यह था कि 1,000 करोड़ रुपए के प्रति प्रोजेक्ट में जो डिले हो रहा है उसको मैं निर्णय कराऊं. ये काम मुझे दिया गया उससे. और जब मैं कोल सेक्रेटरी बना तो मैंने खुद देखा कि गलतियां हुई हैं. ये कहना गलत होगा कि गलतियां नहीं हुई, गलतियां हुई, लेकिन जो स्कैम का उसे नाम दिया गया वो गलत था. और उससे फिर माहौल ऐसा बन गया कि लोग, कोई अधिकारी निर्णय नहीं लेता था वहां पर. तो खैर, हम लोगों ने एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाई और इतनी ट्रांसपेरेंट बना दी कि हम गारंटी करते हैं उसमें गड़बड़ हो नहीं सकता. मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि करप्ट लोगों की तरफ तो भागो, उनको बंद करो, लेकिन उससे बेहतर यह है कि व्यवस्था ऐसी बनाओ कि करप्शन हो ना. मेरा अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट था कि आप बंद करो, जिसने गड़बड़ किया उसे बंद करो, लेकिन अगर वो माहौल ऐसा है, आप माहौल चेंज करो ना. और कोल ब्लॉक ऑक्शन में है, ये व्यवस्था हम लोगों ने 2015 में बनाई. अब 2024 से 9 साल से वो व्यवस्था चल रही है, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा. मैं एक बार एग्जांपल देता हूँ कि जब ट्विन टावर्स अमेरिका में गिर रहे थे, तो उसमें कई लोग थे जिन्होंने लोगों को जान बचाई, उनको निकाल के लाए, खींच के लाए बाहर. और आप जैसे एक अधिकारी होता है जो एक पॉलिसी बना देता है कि प्लेन में घुसने से पहले ये होगा, तो आपने तो लाखों की जान बचा दी केवल एक बढ़िया पॉलिसी लिख के कि प्लेन में जाने से पहले ही मैं फिक्स करवा देता हूँ प्रॉब्लम्स को. लेकिन अनसंग हीरोज होते हैं आप हमेशा. नहीं, उस सॉन्ग तो अपने अंदर बसता है, उसी में बड़ा मजा आता है, अपने खुश अच्छा लगता है. मेरा कहना यह है कि आईएएस में
ये पोटेंशियल है, ये सब किया जा सकता है। यही मैं, जैसे आपने प्रकाश सिंह जी को करा था इंटरव्यू, हमारे ऐसे इतने बढ़िया बढ़िया अफसर आए हैं IAS में, उनकी सामान्य रूप से चर्चा नहीं होती। इसी दृष्टिकोण से मैंने एक फाउंडेशन स्टैब्लिश की है रिटायरमेंट के बाद, जिसे मैं कहता हूँ नेक्सस गुड फाउंडेशन। उसका उद्देश्य बड़ा सिंपल है कि हम मुक्त कंठ से सबकी बुराई करते हैं, मुक्त कंठ से तारीफ क्यों नहीं करते? इतना अच्छा काम हो रहा है, हम उसको देखें, समझें, फिर तारीफ करें, फिर कोशिश करें अपनाने की, फिर उसको बढ़ाएं। बिकॉज उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि इफ ऑल द रास्कल्स एंड द रफियंस हैव कम टुगेदर एंड मेक लाइफ डिफिकल्ट फॉर अस, व्हाई शुड गुड पीपल कम टुगेदर एंड मेक लाइफ गुड फॉर एवरीवन? Goodness should also impress. So there are thousands of members of that organization. We have 15 chapters. We come up with quarterly newsletter, annual हम अवार्ड फंक्शन करते हैं, दूरस्थ लोगों को रिवॉर्ड करते हैं जिन्होंने अच्छा काम किया, जिससे लोगों को ये आभास हो सके गुड कैन बी डन बिकॉज इट इज बीइंग डन। जी जी। अब आते हैं थोड़ा सा सर इस पे, जो IAS की कोचिंग को एक धंधा बना के रख लिया गया है। ये जो फिल्में आई 12th पास, ठीक है, देखिए, एक मतलब मुझे एहसास हो कि मुझे IAS बनना है, ठीक है। दूसरा है कि मुझे कंफ्यूज हूँ, मुझे पता ही नहीं मुझे क्या करना है, तो चलो IAS तैयारी कर लेते हैं। अब क्या होता है कि 12-12, 13-13 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, बस पोजीशन होती है 300-400, ठीक है। तो ये जो कोचिंग वाले बहुत पैसा बनाते हैं उसके नाम पे, वो फिल्मों को प्रोड्यूस करते हैं कोचिंग वाले, फिर उसके बाद वो कोचिंग वाला जो व्यक्ति होता है खुद तो वो बिजनेस कर रहा है कोचिंग का, लेकिन बच्चों को बोलता है तुम IAS बन जाओ। मुझे ये बताइए कि कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी? देखिए, इसमें लाइन नहीं ड्रॉ होती, मतलब हम जिस ओपन व्यवस्था में रह रहे हैं, लाइन कौन ड्रॉ करेगा और कहाँ ड्रॉ करेगा, इन प्रश्नों पे नहीं जाना चाहिए। हमें प्रयास ये करना चाहिए। बच्चे तो बेवकूफ बन रहे हैं ना। देखिए, बच्चे बेवकूफ नहीं है। अब अगर वो कोई अपने आप कहीं जाना चाहे, आप उसको रोक नहीं सकते। जैसे वो लोग बताते हैं कोटा की कोचिंग खत्म कर दो, आपको फंडामेंटल इशू देखना पड़ेगा। जो मैं एज एजुकेशन सेक्रेटरी IAS से ज्यादा मैं नीट और JEE के लिए कहता था कि अगर हम एग्जाम की व्यवस्था थोड़ी परिवर्तित कर लें जिससे कोचिंग का लाभ उसमें ना हो, ये हमें विचार करना है। जैसे सैट, कैट और मैट की कोई कोचिंग नहीं होती, हो भी नहीं सकती उसकी कोचिंग। वो आपकी फंडामेंटल्स जो आपके पिछले कई सालों से है वो जांच रहे हैं। IAS के लिए थोड़ा कठिन होगा ये करना, नीट के लिए आसान है, IAS के लिए कठिन होगा। और मेरा, क्योंकि मैं खुद भी गाइड करता हूं कई बच्चों को, मेरा व्यक्तिगत इसमें मत यह है कि कोचिंग से ना आदमी आता है ना आता है, कोचिंग डजंट मेक एनी डिफरेंस। व्हाट मेक्स अ डिफरेंस इज गाइडेंस। गाइडेंस जरूरी है, बट अगर कोई व्यक्ति खुद जाना चाहता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, पैसा देना चाहता है, तो आप उसको किसी नियम के तहत नहीं रोक पाएंगे, वो फिर भी जाएगा वहां पर। उसका तरीका यह है कि पब्लिक को इन्फॉर्म किया जाए एज मच एज पॉसिबल। अभी तक किसी ने रिसर्च नहीं की, रिसर्च करनी चाहिए। कितने लोग कोचिंग करके आए सर्विस में, कितने लोग बिना कोचिंग के आए, ये होनी चाहिए एक रिसर्च। तो लोगों को हम आसानी से बता पाएंगे भाई कोचिंग से बहुत फर्क है। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं। मैं 1980 में जब पहली बार अपीयर हुआ, 1979 में, तो मैं यहाँ दिल्ली आया था, मैं इलाहाबाद से था। मैंने 3 दिन कोचिंग अटेंड की और 3 दिन में मुझे समझ में आया मुझे इससे कुछ नहीं मिलना। और वो आज तक मेरी समझ है कि इसमें आप अगर पढ़ने की जरूरत पड़ रही है किसी को कोचिंग के माध्यम से, तो इसका मतलब उसमें मटेरियल नहीं है। गाइडेंस जरूरी है कि क्या करें, कैसे करें, ये जरूरी है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है, वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आपको। जी जी बिल्कुल। सब्जेक्ट पढ़ाना, अरे अब तो एक ही ऑप्शनल है, पहले हमारे टाइम पे 2 ऑप्शनल होते थे। ऑप्शनल में फिर भी समझ में आता है, कोई पढ़ा दे। अरे भाई, जनरल स्टडीज में तो पुस्तकें हैं, आप पढ़िए, जो ना समझ में आए किसी से पूछ लीजिए। लेकिन आपको पढ़ाना पड़ा है चैप्टर के पॉलिटिक्स का और इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का या ज्योग्राफी का, तो इसका मतलब आप में मटेरियल ही नहीं हो आने के लिए। मैं वही पूछ रहा हूँ ना सर, बच्चे को पता कैसे चल कि मेरे अंदर नहीं है? क्योंकि प्रॉब्लम यही है, कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता। देखिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं सुझाव देता हूं, मैं तो सुझाव भी दे सकता हूं तो इस उम्र में आके, कि भाई देखो, 3 अटेम्प्ट से ज्यादा मतलब, अगर 3 में नहीं हो आते हैं, ऐसा नहीं है कि 3 के बाद भी आते हैं, लेकिन यू आर वेस्टिंग योर टाइम, लुक फॉर समथिंग एल्स। सेकंड जो मैं कहता हूं, प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस, दैट विल प्रिपेयर यू फॉर लाइफ। इफ यू डोंट, जैसे मैं अक्सर कहता हूं जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं, 3 बातों पे ख्याल रखो। अपना कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करो, एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव करो, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करो। 2 साल अगर तुमने कर दिया, तो उसके बाद अगर सिविल सर्विस में बैठे हुए तो चांसेस ज्यादा हैं आने के, और नहीं आए तो इन स्किल से तुम्हें कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। सो दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी कन्वेड, दैट यू हैव टू इंप्रूव योर फंडामेंटल स्किल्स, योर सॉफ्ट स्किल्स, एज कंपेयर टू रीडिंग एंड रीडिंग। जो आप कह रहे थे कि इतने घंटे बैठ के, मैं नहीं पढ़ता था इतने घंटे। मैं चूंकि क्लास 12 के बाद से
discovered that I have to improve my comprehension, I have to improve my analytical skills, I have to improve my communication skills. ये मैं व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ. फिर मेरे लिए आईएएस की तैयारी नॉर्मल सी हो गई थी, क्योंकि अगर आपकी समझ ही ठीक नहीं है तो आप कितना पढ़ लीजिएगा. वही चीज जो आप 2 घंटे में पढ़ रहे हैं, आधे घंटे में आपको समझ में आ जाएगी. इफ यू इंप्रूव योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स. एनालिटिकल स्किल्स आपके पास नहीं है तो कितना ही आपको ज्ञान हो, आप लिख ही नहीं पाएंगे कुछ. लिखने की तमीज नहीं है तो आप क्या ज्ञान लेकर करेंगे. तो ये सब जो है, जैसे अक्सर मुझसे बच्चे पूछते हैं, सर आंसर कैसे लिखेंगे. हमने कहा लिखना आता है तुम्हें? अगर लिखना ही नहीं आता तो आंसर कैसे लिखेगा. ये कोई कोचिंग सेंटर नहीं बताता कि लिखने की अपनी ताकत जो है वो अच्छी करो, कायदे से लिखो. जैसे सर मैं स्टैंड अप कॉमेडियन भी हूँ, ठीक है, तो मैं कई बार एक दो देखा मैंने कि स्टैंड अप कॉमेडी के लिए सिखाने के इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं. मैं बोलता हूँ कि कॉमेडी आपकी भगवान आपको देता है, वो मतलब मुझे ऐसा लगता है. नहीं, आप डेवलप कर सकते हैं. हाँ. डेवलप कर सकते हैं. मे बी स्टैंड अप कॉमेडी का कोचिंग भी हो सकती है, बट सिविल सर्विस के लिए मैं बड़ा क्लियर हूं कि कोचिंग इज नॉट ए नेसेसरी इंग्रेडिएंट फॉर मेकिंग इट टू दी सिविल सर्विस. आई एम वेरी क्लियर इन माई माइंड, बट गाइडेंस इज अ मस्ट. क्यों? क्योंकि आप दौड़ रहे हैं, आपको डायरेक्शन कौन जाना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या पढ़ रहे हैं आप, कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं, कौन सा वीडियो देख रहे हैं, इसमें आपको पढ़ा नहीं रहा है, वो बता रहा है कि ये वीडियो सबसे अच्छे है, ये किताब सबसे अच्छी है, जिससे वो इधर उधर हाथ पैर ना मारे. क्योंकि आज की तारीख में इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन है, और अगर उसको सही नहीं मालूम पड़ा कौन सी किताब पढ़नी है, तब उसको समस्या आ जाएगी. पता लगा गलत चीज पढ़ रहा है, या आपने इतना ज्ञान अर्जन कर लिया जो आप आधे घंटे में आंसर नहीं लिख सकते. ये सब चीजें गाइडेंस की है, नॉट कोचिंग की. एक समस्या है जातिवाद की, जो इस सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा है. मतलब भारत में हर जगह है, बट इस सिस्टम में बहुत ज़्यादा दिखता है मुझे. क्योंकि इस सिस्टम में इसलिए भी देख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सिस्टम कुछ ऐसा है जो रेसिप्रोसिटी पे काम करता है, और रेसिप्रोसिटी के लिए दोस्ती यारी होना, और अच्छा ये तो हमारे जात वाला है, ये गुर्जर है, ये यादव है, ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है, ये शेड्यूल कास्ट है, ये बहुत ज़्यादा ये देखा जाता है इस सिस्टम में. और आप अगर ये कहेंगे कि जातिवाद हर जगह है, इसको क्यों टारगेट कर रहा हूँ मेरी तरफ से, तो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत तगड़ा है. तो इसका क्या किया जाए जो जातिवाद है. मेरे विचार से जातिवाद एक बीमारी है इस देश की, जी. और आई थिंक इज द बिगेस्ट रोड ब्लॉक टू डेवलपिंग इंडिया. तो हम जितनी जल्दी इससे हो लें, बट कहना आसान है, करना मुश्किल है. करा कैसे जाए? ये ग्रेजुअली हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है. आज की तारीख में और आज से 25 साल पहले जो अप्रोच थी थ्रू वर्क कास्ट, वो अंडरगॉन है चेंज. शहरों में अब कोई बहुत एक दूसरे से जात की बात नहीं करता. मैं आपको अपना अनुभव दूं, जब मैं छोटा था, टिल द टाइम आई वेंट टू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, मुझे पता ही नहीं था मेरी जात कौन सी है. इलाहाबाद में जाके लोगों ने पूछना शुरू किया, तो मैंने अपने फादर को फोन किया, फिर उन्होंने बताया मुझे. अब मेरे सन का देखिए आप, उसको भी नहीं पता था. वो बैंगलोर पहुंचा. इस दृष्टांत के 30-35 साल की बात बता रहा हूं. बैंगलोर से उसने मुझे फोन किया कि पापा हमारी कास्ट क्या है, ये वहां लिखना था कहीं पर. तो मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, और जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसमें कास्ट की कंसिडरेशन कम हो रहे हैं. बट आई विश इट वुड गो अवे फास्टर देन दैट. इट इज अ शॉकर दैट इट्स द बिगेस्ट रोड ब्लॉक, मैं कहता हूं. बिकॉज क्या है कि हम किसी व्यक्ति की पहचान अगर उसकी कास्ट से कर रहे हैं, तो इससे दुखद स्थिति नहीं हो सकती. वो व्यक्ति से करें, कास्ट कोई उसकी कोई क्वालिफिकेशन तो है नहीं, या उसने कोई करा तो है नहीं, आपने उस पर ठप्पा लगा दिया, तो वो ठप्पा तो नुकसानदेह है उसके लिए, सबके लिए. वो अपने आप को हीन समझने लगे, या दूसरा अपने आप को सुपीरियर समझने लगे. इससे व्यवस्था में नुकसान ही होना और कुछ नहीं होना है. तो आई विश एंड होप दैट दिस अर्बनाइजेशन, दिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड्स टू elimination of this concept called caste. That's the only hope. पता नहीं, मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है सर, क्योंकि ना प्रॉब्लम क्या है. देखिए, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ. भारत सरकार ही बोलती है कास्ट. देखिए, ऐसा ना कि वो जो जहां बोलती है वहां आवाज उठानी चाहिए कि क्यों लिखाई जा रही है. मेरा कंटेंशन ये है, इस पे भी मैंने एक चैप्टर लिखा है किताब में, और मैंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि इस बात पे निश्चित विचार होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को रिजर्वेशन एक बार मिल गया है, क्या हम अन्य डिजर्विंग रिजर्व कैंडिडेट को वो दें, या उसके पुत्र को दें, या वार्ड को दें. इस पे डिबेट होनी चाहिए. बिकॉज इसका पर्पस ये है कि हम ऐसे लोगों को हेल्प करें. मैं नहीं कह रहा हूं आप खत्म कीजिए, लेकिन किसको दिया जाए. एक जनरेशन को अगर उसका लाभ हो गया है, आप नेक्स्ट जनरेशन को लाभ दे रहे हैं, तो यू आर मेकिंग दिस पर्सन अवेयर एंड द वर्ल्ड अवेयर दैट ही स्टिल बिलोंग्स टू दैट कास्ट. Whereas if he has grown in social stature, he probably got into the IAS or IPS, then he's treated as a part of the seamless
family, then why create that psychological impression in the mind of his ward that he belongs to that category just because he wants to take advantage? वही लाभ हम किसी और को दे दे और उसी कास्ट की दे. I'm not against reservation. I'm saying, I've written about it. We have to think about it. Whether this should become a monopoly of a set of people who continue to benefit within that caste, or it should go to other people. It should be either one generation, two generations. Something should be done to spread the benefit of this reservation and to create that psychology कि आपको benefit मिल गया, someone else should get this benefit. एक आउटसाइडर जो है, हम सब आउटसाइडर हैं, सिस्टम में आप रह चुके हैं, बाकी लोग हैं सिस्टम में. एज एन आउटसाइडर जब मैं देखता हूँ, मैंने अभी रिसेंटली एक उदाहरण देखा था. तो मी एंड माई वाइफ वी यूजुअली डिस्कस पॉलिटिक्स एट होम समटाइम्स. तो मैंने ये देखा कि एक मुख्यमंत्री है, जो दो मुख्यमंत्री हैं सिमिलर केस में, करप्शन के केस में, दोनों गए जेल रिसेंटली. दो मुख्यमंत्री गए, एक किसी अपर कास्ट से आता था, एक शेड्यूल ट्राइब से आता था. अपर कास्ट के मुख्यमंत्री ने अदालत को कहा कि अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो मेरी पार्टी हार जाएगी. और जो शेड्यूल कास्ट का मुख्यमंत्री ने, उसने भी यही कहा अदालत से, अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो मेरी पार्टी हार जाएगी. अपर कास्ट के मुख्यमंत्री को बेल मिल गई. मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्यों मिली बेल, जो मैं आउटसाइडर की तरह मुझे यही दिखा कि लेकिन शेड्यूल ट्राइब वाले को नहीं मिल पाई बेल. तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत बहुत डीप है ये, या इतने आसानी से नहीं जाएगा. See, as I said, you call me insider. इसमें तो मैं बिल्कुल इंसाइडर नहीं हूँ, मैं भी आउटसाइडर बाहर से ही देख रहा था. और उतना ही लगा नहीं लगा आपको, ये फील हुआ नहीं हुआ? मैं देखिए, ऐसा है ना कि इसमें not only caste, the judiciary will have to reflect and see, forget caste, whether the standards that they apply in one case are similar in the standards in the other. The past few years has indicated that this is perhaps not happening. Similarity of standards नहीं है. वो दुखद स्थिति है. ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि जन साधारण को ऐसा लग रहा है कि इसको रिलीफ मिल रहा है और उन्हीं परिस्थिति में इसको नहीं मिल रहा है, irrespective of the caste. वो फिर क्वेश्चन करेंगे डिसीजन मेकर को कि ऐसा क्यों हो रहा है. This needs to be, again, in an evolving society, these things happen. We should need to discuss, debate, and evolve as a country. We have evolved as a country economically, socially. As I said, I am an optimist. हर जगह कुछ ना कुछ त्रुटियां होती हैं. एक समाज के रूप में हमें उस पर चिंतन करना चाहिए और आगे की सोचनी चाहिए कैसे इसको सुधारें. अभी नई वो कानून की देवी जो है वो नई आई हैं, मतलब पहले वाली को हटा के अंगूरों वाली हटा दी गई हैं. अब हमारी अपनी डोमेस्टिक देवी आई हैं. तो मुझे उम्मीद है कुछ परिवर्तन होगा. लेकिन अगर आप उसको देखें, उस देवी को, पहले हम लोग जब क्रिटिसाइज करते थे कोर्ट्स को तो कहते थे पट्टी बंदी है पर कान खुले हैं, उनको नाम सुनाई पड़ते हैं देवी को. इस बार तो उन्होंने पट्टी भी हटा दी कि सुनाई भी देगा, दिखाई भी दे रहा है. आप चिंता मत करो, हमें डिस्क्रिमिनेट करना होगा तो हम कर लेंगे. क्योंकि 34-35 जज हैं, और अगर दो लोगों की बेंच आप बनाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि भैया 17 अलग अलग कोर्ट हैं इसी कोर्ट में. देखिए ऐसा है, देखिए मैं इस पूरे सिस्टम को ऐसे देखता हूं कि इफ वी फोकस ओनली ऑन सिंबलिज्म, then substance will be lost. Symbols are important. I'm not reducing the importance, but it appears that we have become obsessed with symbols. And that is not good for the society or the development of the country. Symbols are important to convey messages. I'm not saying they're, but we seem to be obsessed with symbols, which is, to my mind, is not appropriate. मुझे ये भी लग रहा है सर कि जनता को भी सिंबलिज्म में बड़ा मजा आता है. वो मुर्गी और अंडे वाली सिचुएशन है कि पॉलिटिशियन वो करता है तुम्हें पसंद है, या तुम वो करते हो जो वो कर रहा है. देखिए ऐसा ना कि नौटंकी किसको नहीं पसंद है, हर को पसंद है. अब ये है कि वो ठीक, मतलब मैं अगर पानी में जाके मोर पंख खिला रहा हूँ तो मतलब आप सोचिए, मतलब मैं या तो मैं अपनी मर्जी से काम कर रहा हूँ. जैसे मुझे कोई बोले कि पानी में जाके मोर पंख खिलाने हैं, मैं बोलूँगा पागल वागल हो क्या. मतलब पानी में जाके मैं पैर छू के आ जाऊंगा, मोर पंख तो नहीं हिलाऊंगा मैं. ठीक है, अब जब मैं पानी में जाकर मोर पंख खिला रहा हूं तो मतलब इसका मतलब मेरे लिए कोई लिख रहा है. somebody is writing me and that means I am still not in charge, somebody else is in charge. Do you agree with that contention? No, see, again, as I keep saying, in an evolving society like ours, such things happen, but the scale at which it is happening is a bit disturbing. That's what I'm saying. I mean, I can't think of a society जहाँ ऐसा होता ही नहीं है, बट यहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी लगता है उसकी ज्यादा, सिंबल्स की एक्सेप्टेबिलिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि आदमी उसी पे फिर मजे लेता रहता है. सब्सटेंस पे फिर इतनी चिंतन नहीं होता, चर्चा नहीं होती, सिंबल्स पे चर्चा हो रही है. और हर एग्जॉल्टेड इंस्टीट्यूशन भी अगर उस पे लग जाएगा तो फिर कॉमन मैन क्या करेगा. एक अंतिम सवाल है सर कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सब लोग बराबर हैं. ठीक है, एक तो जैसे मेरी बेटी है 6 साल की,
तो एक बार मैं उसको समझा रहा था, मैंने कहा शी केम टू मी विद जो बच्चों वाले सवाल हैं, पापा इज एवरीबडी इक्वल, एंड आई एम लाइक कि क्या जवाब दूं मैं इसको इस बात का, क्योंकि मेरे एक तरफ तो मेरे पास रिजर्वेशन है जो कहता है कि नहीं, सब लोग नहीं बराबर है, दूसरी तरफ मेरे पास वो है रिच एंड पावरफुल का चक्कर है। सबसे बड़ा उदाहरण चलिए भारत को छोड़ देते हैं, अमेरिका इतना इवॉल्व डेमोक्रेसी है, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर 34-35 केसेस हैं, और जैसे जैसे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई वैसे वैसे केसेस खत्म होते गए। तो मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि अपने बच्चों को क्या बताएं, आप मुझे बताइए क्या बताऊं मैं नहीं, उसको? उनको ये बताइए कि हम लोग इम्परफेक्ट सिचुएशन में एग्जिस्ट करते हैं, जहां गणित से नहीं सब डिटरमिन होता कि 2+2 विल नॉट ऑलवेज बी 4। ये ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग में हर ह्यूमन दूसरे से अलग होता है। इक्वल की बात जब हम करते हैं तो हम इक्वल नहीं कहते हर व्यक्ति बराबर है, उसको हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे। अब अगर दो व्यक्ति बराबर नहीं है और उनको हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना चाह रहे हैं, तो वो अपॉर्चुनिटीज इक्वल नहीं होंगी। अगर कई दशकों से, कई सेंचुरी से हमने किसी को बौना बना दिया, तो उसको अपने साथ दौड़ाने के लिए हम उसको थोड़ा तो उसका हैंडीकैप जो है दूर करने के लिए थोड़ा एडवांटेज तो देंगे। पर तो उस हम अप्रोच को बदलना नहीं चाहिए नहीं, आपको? वो बदलेगी ओवर जैसे पीरियड। रिजर्वेशन देने की बजाय स्कूल्स खोलिए आप, नहीं, पहली से 12वीं तक पढ़ाइए देखिए उनको, ऐसा नहीं, अंबानी के लेवल के स्कूल से। आई एग्री विद यू, बट द पॉइंट इज आप शायद गांव में कभी रहे हैं, नहीं रहे हैं, नहीं मैं गाँव में और तो वहां पे जो अभी भी अप्रोच है टुवर्ड्स डिफरेंट कास्ट, इट इज समटाइम्स शेमफुल। मैं जाता रहता हूँ गाँव। मेरा 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 नाम मेरे गांव में रखा गया है साधु दादा। साधु दादा मेरे एक दादाओं के बीच में एक दादाजी थे जो कभी जाति पात नहीं मानते थे, तो मैं जब जाता हूँ पानी वानी पी के आ जाता हूँ तो मुझे बोलते साधु दादा आ गए। हाँ, तो इसलिए देखिए इसकी जरूरत पड़ रही है आज की तारीख में भी। क्यों आपको साधु कहा जाए, आपको सामान्य व्यक्ति कहा जाए जो कहीं जाके कुछ के साथ बैठ के खा पी लेता है, लेकिन इसका मतलब वो हमारी प्रॉब्लम है भी सोसाइटी में। सो इफ दैट इज अ प्रॉब्लम, देयर हैज टू बी वे इन विच to empower those people and entitle those people. But the system which has been implemented, I don't think that is taking care of it properly. That I agree with you. That as I said in the पैसा beginning, इधर लग रहा है, अगर उसको divert किया तो शायद there अच्छा are result many ways in which could be improved, but the problem is there. We can't deny the problem and say कि क्योंकि वो ठीक से हैंडल नहीं हो रहा है इसलिए प्रॉब्लम ही नहीं एग्जिस्ट कर रही, ये गलत होगा कहना। ठीक है, थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा लगा, और ईश्वर करें कि चीज़ें बदलें ऑन द ग्राउंड। अगर आप मेरे से व्यक्तिगत पूछेंगे, मैं तो चाहता हूँ ये जो, अब आप मुझसे बिल्कुल डिसएग्री करेंगे, पर मैं तो चाहता हूँ ये आईएएस वाला सिस्टम ही बंद कर दिया जाए इस देश में, कुछ नया ले आया जाए। अब आप लोग मिल चुके हैं अनिल सर से। अनिल सर की जो खास बात ये थी वो उनकी हम्बलनेस, बहुत ही हम्बल और बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और एक लाइक ज़रूर दें हर उस आईएएस अधिकारी के लिए, हर उस आईपीएस अधिकारी के लिए जो अपने काम को पूरे ईमानदारी से इसलिए कर रहा है क्योंकि वो कतार में खड़े अंत्योदय की बात कर रहा है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।